सकता ना, जरूरी है क्या कि उसी इमेज पे काम करो तुम जाओ, कोई हम्म। मेडिकल इमेज होगी, कोई दूसरी इमेज होगी, किसी दूसरे तरीके का इमेज एक्विजिशन सिस्टम हो। अब जो दूसरा पॉइंट है वो मुझे, जो तुमसे मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने तुमसे। बहुत सारे मतलब पॉइंट्स तो बहुत कुछ है, पर जो तुम काम कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। अभी तक तुम्हारा कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है जो मैं आगे दिखाऊं। वहां इंडस्ट्री में क्या होता है, जब तुम काम करते हो ना, तो ये आपको दिखाने के लिए कि तुम्हारे पास तुमने क्या क्या किया है, वो ग्रुप में दिखे, हायर में दिखे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हायरार्की होता है कंपनीज में। हम्म। प्लस तुम्हें तक जो ग्रोथ है वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर होता क्या है, मतलब ऐसे कंपनीज में एक रिव्यू सिस्टम होता है जिसमें तुम्हें फीडबैक साथ पूरे साल तुमने काम किया है और कितने कम्युनिकेट किया है, वो तुम्हें फीडबैक देते हैं। हम्म। और वो मेरा मतलब जो मेरे मेरे जो इस जॉब फाइल को छोड़ूंगा, ऐसा नहीं हम्म। कि मैं एवरेज परफॉर्म करते हुए छोड़ के दूसरी, मेरे को हमेशा प्राइम वीडियो में ही आना था क्योंकि मेरा Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एंड वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ सिंपल साइंस। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर कुमार राहुल, और ही इज ए फ्रेंड, ही इज ए मेंटर। और कुमार मेरे साथ मेरे सीनियर थे, मेरे ही सुपरवाइजर के साथ इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है, और हम मेरे बड़े गुरु भाई भी हैं। और इस वक्त अमेजन के सिएटल ऑफिस में एज ए रिसर्च साइंटिस्ट 2 की पोजीशन पे काम कर रहे हैं। सो थैंक यू कुमार राहुल, और आई हार्टली वेलकम यू टू सिंपल साइंस एंड टुडेज एपिसोड। सो कैसे हो राहुल? थैंक यू भाई बुलाने के लिए। बहुत तुम्हारे सारे दर्शकों को बहुत सारा मेरे तरफ से नमस्कार। हेलो। हाँ, बहुत बढ़िया। आज संडे है, बहुत आराम आराम कर रहे हैं हम लोग। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो बहुत दिनों बाद बात करेंगे। बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि कितने 2-3 साल हो गए फेस टू फेस ऐसे मिले हुए, दो हाँ, साल के आसपास। लास्ट टाइम हमारी बात अच्छा तब हुई फील हो थी रहा है। जब मैं अपने जॉब ढूंढ रहा था और बहुत परेशान था, और कुछ एक डिस्कशन करना था, मुझे याद है। तब हमारी बात हुई हम्म। थी जब हम्म। तुम हैदराबाद में थे। और करेक्ट करेक्ट, और इन पर्सन लगता है लास्ट हम लोग वही थीसिस डिफेंस के टाइम हाँ हाँ, थीसिस मिले थे, डिफेंस वही तुम्हारा लास्ट जिस दिन था। 2020। 3 साल तीन हो साल गए हो गए। काफी, हाँ, हम्म। काफी काफी टाइम बीत गया। सो हम्म। काफी अच्छा लग रहा है वापस से यूनाइट होके इस चैनल और एपिसोड के बहाने हम वापस से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। काफी टाइम हो गया हम्म। आ, पुरानी बातों को याद करके, आ, हंसी मजाक किए हुए। सो हम्म। राहुल, आज का जो मेरा डिस्कशन का जो पॉइंट है वो ये है कि मैं अपनी कहानियां और किस्से दोहरा के कुछ ये पॉइंट रेज करना चाहता हूँ कि जिंदगी में अगर किसी को कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए विजन और हार्ड वर्क के साथ साथ डेडिकेशन भी बहुत जरूरी है। तीनों कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छा एक मिश्रण चाहिए इन तीनों ही पॉइंट्स का: विजन, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। और उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का ये परसेप्शन होता है कि अगर किसी स्टूडेंट के साथ ब्रांड वैल्यू अटैच्ड है तो वो उसको, एक बार एडमिशन मिल गया, उसने मेहनत करके किसी तरह अगर एडमिशन ले लिया, तो तो लोगों को लगता है कि उसके बाद जो भी मिला वो सब थाली में सज के मिल गया। वो क्योंकि आईआईटी में था, भाई हम इंडियंस हैं तो हम आईआईटी की बात करेंगे, तो सब थाली में हम्म। सजा सजाया पका पकाया मिल गया उसके बाद। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ लोगों को कि जब एक स्टूडेंट किसी ब्रांड या बहुत नामी इंस्टीट्यूट के अंदर जाता है, तो जितना मेहनत उसने अंदर आने के लिए की होती है उससे 10 गुना ज्यादा अंदर सरवाइव करने के लिए वो करता है। चाहे वो एकेडमिक करियर बनाना हो, लाइक मार्कशीट अच्छी करनी हो, और उसके बाद जब अपना करियर बनाना हो, जॉब लेनी हो, जॉब में बहुत अच्छा किसी अच्छी पोजीशन पे किसी बड़ी जगह पे काम करना हो, तो उसके लिए वो डेली काम करता है। लाइक वो बैठता नहीं है, लाइक ही कांट सिट लाइक इडल। सो शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा राहुल कि तुम बताओ अपने कुछ अर्ली डेज के बारे में, यू स्कूलिंग, हाउ यू गेट ग्रेजुएटेड एंड आईआईटी जोधपुर, क्योंकि उसके बाद का तो मैंने भी देखा है।
तो उसके पहले का मैं हम्म। जानना चाहता हूँ। तो मेरा जो अर्ली स्कूलिंग था, अब लाइक टिल 10th, वो मैंने काफी छोटे एक विलेज से कंप्लीट किया था, जो झारखंड बोर्ड के अंदर आता है, विच इज इन लाइक इन ए स्मॉल सिटी के अंदर एक छोटा विलेज। वहां से हम तकरीबन अराउंड 5-10 लोग होते थे हर साल जो 10th पास करते थे। वहां 10th पासिंग इज लाइक अ बिग बिग डील वहां पे। तो हम्म। वो क्लियर करने का, जबकि मेरा कभी भी मतलब 10th वगैरह में उतना अच्छा मेरा कोई रिपोर्ट भी नहीं रहा था, मतलब और एवरेज रिजल्ट्स हम्म। थे। तो वहां से फिर मैं थोड़े बड़े शहर में जाके मैंने 12th किया। 12th करने तक मुझे कोई आइडिया नहीं था इंजीनियरिंग क्या होता है और क्या करना है लाइफ में। तो मैंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम क्लियर किया था। तो मेरे पापा ने उस टाइम बोला कि नहीं नहीं, ये पॉलिटेक्निक वगैरह अभी नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि ऑलरेडी 12th हो चुका है और दैट इज इक्विवेलेंट टू 12th। तो हम्म। तुम एक काम करो, इंजीनियरिंग में ट्राई करो। फिर मेरे को बिना कुछ जाने सुने मतलब ऐसे ही मैं रांची निकल गया कि देखते क्या होता है इंजीनियरिंग, मतलब व्हाट इज आईआईटी, क्या करना है। मतलब थोड़ा मैथ्स ठीक था, बाकी सब्जेक्ट वीक थे काफी उस टाइम। तो पढ़ाई की करने के बाद उस समय तो आईआईटी वगैरह कहीं हुआ नहीं, बट ठीक ठाक कॉलेज में बीटेक एडमिशन हो गया हैदराबाद में। वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ का जो सबसे बड़ा जो ग्रोथ एरिया या पॉइंट रहा, कि वहां जाने के बाद मैंने कई तरह के लोगों से मैं मिला। मतलब वहाँ उसके पहली बार मैं बाहर निकला, वहाँ अपने जो शेल है, जो एरिया है, और हम्म। वहाँ बहुत लोगों से मिला। थोड़ा लैंग्वेज पे भी कमांड आया, जैसे इंग्लिश पे, या कंप्यूटर साइंस था तो कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़े। और वहां से जाके धीरे धीरे फोकस होना शुरू हुआ कि किस डायरेक्शन में मुझे आगे पढ़ाई करनी है। जो पहले दूसरे ईयर में था बीटेक के, तब लगता था कि कहीं 30-40 हजार की जो नौकरी, जो एंट्री लेवल बीटेक की जॉब होती है, अगर वो लग जाए तो मामला एकदम सेट। सेकेंड ईयर में जाके पता चला कि क्योंकि मेरा 10th 12th का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था, तो मेरे हम्म। पास वो भी ऑप्शन नहीं था कि मैं 30-20-30 हजार की नौकरी वाले में एंट्री दे पाऊँ, जैसे टीसीएस है या कोई भी बड़ी कंपनी उस टाइप की। तो मैं उसमें हम्म। जॉब में बैठ भी नहीं पाता, क्योंकि मेरे 10th में रिजल्ट अच्छे नहीं थे। तो हम्म। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन रहा कि भाई या तो आगे की पढ़ाई करनी है या एमबीए वगैरह करना है। एमबीए का मेरे को उतना कोई शौक था नहीं, तो मैंने क्या किया, गेट की तैयारी शुरू की। और थर्ड ईयर में मैंने गेट को बस क्लियर कर लिया, ऐसा बस क्लियर कर लिया। उससे हम्म। मुझे काफी मोराल बूस्ट मिला। और फोर्थ ईयर में हम्म। मैंने ढंग से पढ़ाई की, थोड़ा सा मतलब सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ा। और मैंने गेट क्लियर करके जो अभी आईआईटी धनबाद है, आईएसएम धनबाद, वहां इंटर किया। तब मुझे लगा उस टाइम, मेरे मेरे पापा का हमेशा वो सपना था वो कॉलेज, क्योंकि वो झारखंड का सबसे बड़ा हाँ, इंस्टीट्यूट सही है। बात है। तो हम्म। उनका था कि हमेशा कि एक झारखंड के आईआईटी में जा पाए कभी। तो उनको लेके गया मैं फर्स्ट टाइम वहाँ, काफी मतलब बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मुझे लगा अब लाइफ सेट है, अब यहाँ आ गए। अब बस यहाँ से भाई कोई लग जाएगी अच्छी नौकरी। तुम्हें बताओ एक कहानी। रजिस्ट्रेशन हो रहा था कॉलेज का, सारे लड़के एक एक करके जा रहे हैं, अपना सारा सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं। वहां एक प्रोफेसर बैठे थे, बड़े प्रोफेसर, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बोला, अब वो प्लेसमेंट इंचार्ज भी थे वहाँ के। तो उन्होंने बुलाया कि बोला कि देखो राहुल, मैं प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ, और तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है कि तुम अभी जाके आगे की पढ़ाई कहीं और करो या जो भी करो। लेकिन तुम्हारे जो मार्कशीट है 10th का, उसके कारण तुम 90% कंपनीज में तो यहाँ नहीं बैठ पाओगे। जो बाकी 10% है, 3 या 4, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल ऐसी कंपनी वो अलाउ करती है, बाकी तो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे। मैं और एक दो और लड़के थे, हम लोग काफी डिमोरलाइज उस दिन हो गए थे, और ये भी रीथिंक कर रहे थे कि शायद गलती करती है यहाँ के। दूसरा, हमें ये पता चला कि जो भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है, तो वहां पे एक रूल था कि अगर तुम्हारा सर्टेन सीजीपीए से ऊपर नहीं रहता है मार्क्स, तो वो स्कॉलरशिप को कट कर दिया जाता है। और पिछले हमारे सीनियर बैच में लगभग 90% लोगों का स्कॉलरशिप बंद हो चुका था, बंद। एक मिनिमल अमाउंट पे ला देते हैं, मतलब वो पहले आठ हम्म। हजार था, वो 2 हजार कर देते हैं ऐसा, तो वो तुम्हारा खर्चा भी नहीं चलेगा उसमें। 8 हजार में हमारा सब चल जाता था, क्योंकि फीस बहुत कम होती थी, तो 8 हजार में मेरा आराम से चल जाता। तो हम लोग ऑलमोस्ट श्योर थे कि मतलब अगर एवरेज भी परफॉर्म करेंगे तो 6 महीने में तो पक्का हमारा स्कॉलरशिप बंद हो रहा है, जॉब लगने वाली नहीं। तो ऐसा था कि मरता क्या नहीं करता, हमने बस पढ़ाई शुरू कर दी। बोला कि जो है भाई पढ़ लेंगे, यहाँ से डिग्री लेके निकलना है, अब झारखंड के बड़े कॉलेज में कम से कम एक डिग्री तो लेंगे। ये सोचते हुए मैंने पढ़ाई की। वहां पे पढ़ाई करते करते फाइनल ईयर में जब कंपनीज आनी शुरू हुई, तो 2-3 कंपनीज का मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया।
तो वहां से मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिला, बट मेरे मन में एक बैठ गया था, क्योंकि बीटेक एमटेक में दोनों जगह मेरे को ऐसा सुनने मिल रहा था कि 10th का मार्क्स और ये सब। तो मेरे मन में बैठ गया था कंपनी जॉब करनी नहीं। हम्म। मेरा मतलब मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इस जॉब से, बट मुझे ऐसा लगा कि जो मैं जिस एज ग्रुप में था और जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था उस जॉब में। और तो मैंने रहते हुए काफी सारे पीएचडी के एप्लीकेशन भरता ही रहा, मतलब वहां से लगभग मुझे लगता है 20-25 अटेम्प्ट मुझे करने पड़े। इवन कि मेरे पास एक आईआईटी की डिग्री थी, तब भी कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा। फिर हम्म। तीसरे आईआईटी जोधपुर के तीसरे अटेम्प्ट में मैं अपने जो अभी सुपरवाइजर हमारे हैं उनसे मिला। हम्म। उनको मेरा प्रोफाइल जो है उनको मैच किया उनके आइडिया से, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन लेना में एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो प्रोफाइल है या आपका जो रिसर्च है, वो अगले के रिसर्च से आइडिया से मैच करना चाहिए, नहीं मैच तो कर वो सकते हैं। 3-4 साल आपकी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो वो हम्म। मैच किया, एडमिशन हो गया। और तब फिर लगा कि फिर से वही लगा कि अब तो लाइफ सेट है। अब पीएचडी करेंगे और कहीं ना कहीं तो अच्छे प्रोफेसर के जॉब में लगेंगे, यहाँ से अच्छा ग्रोथ होगा और कोई गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। ये हम्म। मेंटालिटी के साथ में पहुंचा आईआईटी जोधपुर। और फर्स्ट ईयर जैसा, अब तो तुम लोग सब थे, तुम शायद नहीं थे उस टाइम, नहीं नहीं तुषार नहीं, फर्स्ट तुषार ईयर था। में मैं नहीं था। हाँ। तो फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं, बाकी तो तुम्हें पता ही है। एंट्री करते ही सेम हसल जैसा धनबाद में हुआ था, वही वहां भी हुआ कि आपको वहां पे 4 जो बड़े क्रेडिट के कोर्स है वो अच्छे ग्रेड से क्लियर करने होते हैं, मतलब 8 हम्म। सीजीपीए से ऊपर। अगर आप 2 साल या कितने, आई फॉरगॉट, कुछ अटेम्प्ट होते हैं, अगर 2 साल के अंदर नहीं कर पाते तो आपको इन एलिजिबल फॉर पीएचडी बोला जाता है। और जब तक आप वो क्लियर नहीं करते, कम से कम आईआईटी जोधपुर का उस टाइम का ये चलन था कि आप पहले वो क्लियर करें, तभी आप पीएचडी का काम शुरू करेंगे, तब तक पीएचडी में टच भी नहीं कराया जाता। तो मेरे गाइड ने सीधा बोला कि जाइए, आप पहले कोर्स क्लियर कीजिए, तब तक अभी अपना पीएचडी का कुछ काम नहीं होता। और उन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट मेरे सुपरवाइजर ने भी मतलब वो पढ़ा रहे थे उस टाइम। और इनिशियल जो मेरा एक्सपीरियंस था, आई थिंक वो ऑलरेडी मैंने मल्टीमीडिया दो था। साल मल्टीमीडिया, करेक्ट। तो इनिशियल जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें सारे सब्जेक्ट्स में, तो सारे प्रोफेसर जो शुरू के आकलन जो मेरे थे वो काफी कम थे, मतलब लोगों को लगता था कि नहीं, मतलब एवरेज से बिलो मैं परफॉर्म कर रहा था इनिशियली। रीजन हो सकता है कि मैं 2 साल एकेडमिक में जॉब किया, तो थोड़ा सा वो मेंटालिटी मेरी चेंज हो गई, प्लस हमें compete करना पड़ रहा था वहाँ के बीटेक स्टूडेंट से, जो कि बीटेक स्टूडेंट्स है, हाँ। मोस्टली शार्प होते हैं, थोड़े यंग होते हैं, तो शार्प होते हैं, जल्दी ग्रैप करते हैं और उनको पता है कि उनको क्या चाहिए। मास्टर्स के पूरा बैच था हमारे साथ, तो उस पूरे बैच में हमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ रहा था। फिर और एक 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 रीजन मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि बीटेक और मास्टर्स के जो बच्चे होते हैं वो फाइनल ईयर के होते हैं, जो पीएचडी करेक्ट, के साथ जहाँ जहाँ जो करेक्ट, कोर्स पीएचडी को लेना अलाउड है, तो वो बच्चे ऑलरेडी उस सिस्टम को 2-3 साल देख चुके होते हैं। तो उस करेक्ट, वजह से भी वो एक एडवांटेज पे होते हैं। करेक्ट। इवन की आईआईटी टू आईआईटी चीजें चेंज हो जाती है, जैसे मैं धनबाद की चीजें अलग थी और जोधपुर में चीजें कंप्लीटली डिफरेंट थी। और वहां हम्म। पे धनबाद में मैं एक बात देख पा रहा था, जब मैं एमटेक में था, तो जब हम बीटेक के साथ बैठते थे किसी क्लास में, तो हम लोग अच्छा परफॉर्म कर लेते थे वहां पे, और प्लस मेरा एज भी उस समय और यंग था, तो थोड़ा जल्दी मैं सब ग्रैप कर ले रहा था। लेकिन जैसे ही मैं जोधपुर में आया, तो मुझे इनिशियल के 2 महीने मेरे लिए काफी काफी खराब, मतलब मुझे अंदर से लग रहा था कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब नहीं हो पा, वही वही वाली फीलिंग आ रही थी जो वहाँ एमटेक में आ रही थी। लेकिन हम्म। उसके बाद हाँ, अपन ने मतलब मेहनत शुरू की। दिक्कत ये भी था कि मेरे साथ कोई और पीएचडी का ऐसा कोई स्टूडेंट उस टाइम नहीं था जो कोर्स में एक साथ इनरोल्ड हो, जो उसके साथ मैं पढ़ाई शेयर कर सकूं। तो वो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, और ऐसे ऐसे बीटेक के स्टूडेंट्स थे जिनके ऑलरेडी 10 सीजीपीए था। ऐसा एक स्टूडेंट था जिसका 10 था, और उसको 10 मेंटेन करके जाना था यूएस मास्टर्स के लिए। तो हम्म। उसको टॉप ही करना था उस क्लास में, वो कंफर्म था। मेरे गाइड ने मुझे बोल दिया था कि तुम्हें भी टॉप करना है इस क्लास में। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था। एक तो उस लड़के से, प्लस पूरा बैच ही बहुत तगड़ा, मतलब सभी पढ़ने में अच्छे थे, हाँ हाँ हाँ। और सारे आईआईटी के। तो अब गाइड की एक्सपेक्टेशन थी कि मैं एकदम परफॉर्म अच्छा करूं पूरे सेमेस्टर। कुछ ना कुछ रीजन से उस सेमेस्टर में थोड़े प्रॉब्लम हुए थे आईआईटी जोधपुर में, जो मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाहता। तो उसमें मेरे गाइड ने मतलब कोई भी पेपर चेक नहीं हुआ था टिल एंड ऑफ द सेमेस्टर, मतलब लास्ट ऑफ सेमेस्टर का बैठा, तब सारे पेपर चेक हुए। पेपर जब चेक हुए तो पता चला कि मेरे जो परफॉर्मेंस थी वो सबसे बेहतर थी वहां पे।
जो कि मुझे भी नहीं उम्मीद थी, क्योंकि मुझे ही लग रहा था कि एवरेज ही रहेगी क्लास के फीडबैक के हिसाब से, बट वो अच्छी थी। और ग्रेड्स मेरे अच्छे आए पहले सेमेस्टर में। और फिर सेकंड में मैंने सारे सब्जेक्ट्स क्लियर किए। और वहां से फिर तुम लोग ज्वाइन करते हो, आई हाँ थिंक मेरे कोर्स कंप्लीट होने के बाद। और अगले 2-3 साल तक अपन ने काफी सारा अलग अलग काम भी किया साथ में। तो हाँ। अगर तुम चाहो तो मैं इस पे बात कर सकता हूँ, बट यार तुम अगर बोलना नहीं, चाहो कुछ इस बिल्कुल पे बिल्कुल, तो। वो मैं आज तो उसी इंटेंशन से बैठा हूँ, पुराने किस्से हम्म। कि कुछ याद किया जाए। तो अलाउ मी टू स्पीक फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, क्योंकि अब हम्म। मेरी एंट्री हो चुकी थी। तुम्हारा 1 साल हो चुका था, और मुझे याद है जो पहला वाकया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं एग्जाम देने आया था। और जैसा तुमने बताया, तुम्हें 3 अटेम्प्ट लगे, मेरा भी तीसरा अटेम्प्ट था। और मेरी बिल्कुल ही ज्यादा हालत खराब थी, मुझे लग रहा था कि यार इस बार भी नहीं हुआ तो बहुत होपलेस था, बहुत डरा हुआ था। फिर मुझे याद है, मेरे एग्जामिनेशन रूम में तुम्हारी और अभिनव सर की ड्यूटी लगी हुई थी। तुम और अभिनव सर खड़े थे, और एग्जाम होने से पहले, रिटर्न होने से पहले मैं मिला था तुम लोगों से। तो मैंने जाके, मैंने देखा सीनियर है, मैं सोचा चलो पूछ लेते, होता ना क्यूरियोसिटी नए नए लड़कों की, ये कैसा है सर, बढ़िया है ये कि ऐसा ही है मतलब। तो मुझे याद है, अभिनव सर ने ऐसे देखा जब मैंने इसे पूछा कि सर कैसा है कॉलेज, ही वो, अबे जाओ तुम एग्जाम दो पहले। कैसा है तो बाद में बताएंगे तुमको हम, पहले पहले तुम क्लियर कर लो फिर बताएंगे तुमको। तो नहीं नहीं, उसका एक रीजन है एक्चुअली, सॉरी तुम्हें काटने के लिए बीच में। कि होता क्या था कि हमें ये ड्यूटीज दी जाती थी अलग से, मतलब हमें टीए तो करना ही पड़ता था, प्लस पीएचडी की ड्यूटी भी करनी पड़ती थी। और कैंडिडेट्स बहुत आते थे, और ये सिमिलर सवाल बहुत बार पूछा जाता था हमसे। हाँ मे भी हाँ इसीलिए हो सकता है ऐसा उसने हाँ। बोला हो। नहीं, तो हमने कहा यार बड़े स्ट्रिक्ट सीनियर है, लग रहा है बहुत तेज है पढ़ने वढ़ने में, थोड़ा अभी अच्छे से रहो अभी पहले। फिर क्या हुआ, 2-3 घंटे बाद मैं फिर पहुंचा कि सर रिटर्न निकल गया, आप बताओ कैसा है। तो रिटर्न निकल गया था मेरा। तो हमें लगा कि यार शायद इस बार चांस है, अच्छे नंबर भी आए थे, सेकंड नंबर पे मेरा नाम लिखा था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं शायद सेकंड आया था, या आई डोंट नो कि वो कैसे लिस्ट निकली थी। तो अभिनव सर, अबे तुम्हारा रिटर्न निकल गया। तो अभिनव सर बोले, तो हमने कहा कि अच्छा, तब तक मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं जिस सुपर मान लो मैं सेलेक्ट होता हूँ, तो मैं जिस सुपरवाइजर के अंडर रहूंगा, वहां मुझे आप ही मिलेंगे। हम्म। तो फिर मैंने कुछ क्वेश्चन वोश्चन पूछे कि कैसा है। मुझे तुमने बताया था कि बहुत बढ़िया है, और अच्छी रिसर्च होती है यहाँ पे, इट विल बी गुड अगर तुम्हारा एडमिशन हो जाता है। और उस टाइम पे फॉरेन वॉरेन जाने की बहुत वो होती थी ना यार, कि कभी गए नहीं, तो तुमने ऐसे ही बातों बातों में बता दिया कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के विदेश भी जाते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम में। अब तो मेरी तो बिल्कुल एक्साइटमेंट की कोई सीमा ही नहीं थी कि यार विदेश भी जाते हैं, वाह यार बहुत बढ़िया। फिर इंटरव्यू हो गया, फिर रिजल्ट आया। फिर जब 28 दिसंबर को मैं एडमिशन लेने आया, तब तुम और अभिनव सर बंसी की दुकान पे गन्ने का जूस पी रहे थे। हम्म। तो अभिनव सर हमको देखे, अबे तुम फिर चले आए। क्या, अच्छा नहीं, फिर उन्होंने करेक्ट किया, अच्छा मतलब तुम्हारा एडमिशन हो गया। हमने कहा हाँ सर हो गया। हम बैग अ, वैग लेके बिल्कुल। भाई, भाई के साथ थे ना तुम और भाई। वरुण वरुण भाई। अ, हाँ, भाई। भाई भी खैर अलग केस है यार, वो बढ़िया आदमी है, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे बाद में कभी। तो मेरा अब जो आगे मेमोरीज है तुम्हारे साथ, मैंने ये चीज नोटिस की, बहुत सारे पॉइंट है मैं जो अभी बताऊंगा धीरे धीरे करके। फिर मैंने ये चीज नोटिस की कि लैब में पुनीत सर थे उस टाइम पे, तुषार और तुम। लेकिन जब भी मेरी किसी भी चीज में मतलब हर्डल आता था, या बहुत बुरा टाइम आ जाता था कि कोर्स वर्क के दौरान ही, खासकर वो पहला साल, इनफैक्ट मैं कहूँ तो पहला 6 महीना, जो जैसे तुम्हारा भी 6 महीना शुरुआत का बहुत टफ था, हम्म। मेरे लिए भी वो आईआईटी जैसी चीज पहली बार थी जीवन में। तुम तो एक बार पहले आईएसएम देख चुके थे, मेरा तो हम्म। पहला था। और क्लास में ऐसे वही सेम हाल, सब निशित पारिक और मैं नाम ले रहा हूँ, बहुत तेज तेज बच्चे थे वो मतलब। और लेकिन एक और चीज थी, उनसे मैंने ये भी नोटिस किया कि इतने तेज बच्चे हैं, स्टिल दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। वो उतनी जितने तेज हैं उससे कहीं 10 गुना ज्यादा वो मेहनत भी करेक्ट। करते थे, वो मेहनत भी बहुत करेक्ट। करते थे। हम्म। तो और जैसे अगर कभी मैं जाऊं कि बीटेक
फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, मैं पीएचडी, इतना एक्सपीरियंस गैप था। तो मैं जाके निश्चित यार कुछ बता दो, या एक अजय राणा करके एक स्टूडेंट था, दे आर वेरी एनर्जेटिक एंड स्वीट एज वेल, कि मैं उनसे पूछूं कि यार ये नहीं समझ आ रहा है, तो वो अपना सारा काम छोड़ के थोड़ी देर मुझे पढ़ा देते थे। तो वैसे ही जब मैं कभी कुछ फंसता था तो तुम्हारे पास आता था, तो तुम हमेशा एनकरेज करते थे। मैंने ये चीज नोटिस की, कि ये चीज मैंने तुमसे सीखी, बाद में मैंने अप्लाई भी की अपने ऊपर। ये एक पहला पर्सनैलिटी ट्रेट था जो मैंने किसी और से लिया, कि जब भी मैं हमेशा नोटिस करता था, जब तुम कोई नई चीज सीखते थे, या कोई नया भी मैथ या वो ओत्सु का फॉर्मूला हो तो तुम कुछ भी नया सीखते थे, तो तुम आके लैब में जो तुम्हें लगता था कि जो जूनियर है, ऑब्वियसली पुनीत सर के साथ उतने खुले हम्म, हमारे रिश्ते नहीं थे, वो बहुत सीनियर थे हमारे, वो थीसिस लिख रहे थे उस टाइम, हाँ। थीसिस लिख रहे थे। तो तुम जरूर बताते थे कि देखो ये चीज होती है, और अगर तुमने कोई गलती की है उसमें, तो तुम ये भी बताते थे कि तुम ये गलती मत करना। तो ये चीज और बहुत मुझे मतलब मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल थी वो चीज। मैं बहुत इंप्रेस होता था इस चीज से, कि मेरा एक सीनियर है लैब में जो मुझे ये चीजें बता देता है कि आगे ये गलती ना करना। और मैं तुमको एक पॉइंट बताता हूँ कि तुम ही वो रीजन हो जिसने मेरी थीसिस टाइटल को का बेस बनाया था। क्योंकि मुझे याद है कि उस टाइम पे तुम क्वालिटी असेसमेंट पढ़ रहे थे, और जब मेरा कोर्स वर्क हम्म, खत्म हुआ तब तुमने कहा था कि तुम कोर्स वर्क खत्म कर लो, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे प्रॉब्लम हम्म, स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो इमेज क्वालिटी असेसमेंट को तुमने ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, बोले कि ये एक एक पेपर था, अगर तुम्हें याद हो, 7 चैलेंजेस ऑफ इमेज क्वालिटी असेसमेंट, डीएम चैंडलर करेक्ट। का वो पेपर, इतना मोटा हम्म, थीसिस जैसा पेपर। हम्म, तुमने बोला कि इसको बहुत पढ़ का लो, पेपर था। इसको पढ़ लो, तुम्हें काफी कुछ समझ आ जाएगा। हम्म, फिर जब मैं उसको पढ़ के कंप्लीट हो गया, तो फिर मैंने आके फिर वापस तुमसे पूछा कि यार इसमें तो इतना सारा काम हो चुका है, मैं क्या करूंगा, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तब तुमने हम्म, कहा भाई, बुद्धि है तुम्हारे पास। तुमने कहा अबे एप्लीकेशन एरिया तो चेंज हो सकता है ना, जरूरी है क्या कि उसी इमेज पे काम करो तुम जाओ, कोई हम्म, मेडिकल इमेज होगी, कोई दूसरी इमेज होगी, किसी दूसरे तरीके का इमेज एक्विजिशन सिस्टम होगा। तुम कैसे कैसे घोंचू लोग आ जाते हैं लैब में। तो हमने कहा यार, हाँ यार ये भी बात सही है। करेक्ट। देन उस आई, टाइम मैंने वो वाला स्क्रीन कंटेंट पिक किया था, तुमने फिर हाँ उसको हाँ थोड़ा हाँ, स्क्रीन मेडिकल की कंट्रोल तरह। इमेजेस, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। हम्म, तो अब जो दूसरा पॉइंट है वो मुझे, जो तुमसे मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने तुमसे, बहुत सारे मतलब पॉइंट्स तो बहुत कुछ है, पर जो मेन मेन पॉइंट्स मैं वो मेंशन करूंगा। दूसरा पॉइंट ये था कि मैंने हमेशा ये चीज नोटिस की कि तुम जो भी पीएचडी में पढ़ रहे थे, या जो भी तुम रिसर्च कर रहे थे, जिस तरीके के पेपर्स तुम पढ़ते थे, तुम हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि तुम्हें ये चीज पता था कि मेरी पीएचडी अभी तो पूरी होने वाली नहीं है, अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैं निकलूंगा जब तक 2-3 साल और हो चुके होंगे। हम्म, तो उस टाइम पर जो मैं आज काम कर रहा हूँ, उस चीज की इतनी वैल्यू होगी क्या, ये जो मैं आज काम कर रहा हूँ 2-3 साल बाद इतना ही इंपॉर्टेंट होगा जो मुझे एक नौकरी दिला पाए। हम्म, और उस टाइम तक, जब तक हम अपनी शुरुआती स्टेज में थे, वही जब कोर्स वर्क पूरा ही किया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को शुरू शुरू में काम करना शुरू किया था, उस टाइम तक हमारे और तुम्हारे दोनों के दिमाग में एक ही जॉब थी, वो थी एकेडमिक्स। करेक्ट। एकेडमिक्स, इवन बहुत लास्ट स्टेज तक भी हमें यही पता था हाँ, कि टीचिंग ही है। इवन तुम्हें अगर याद होगी कि करेक्ट। एमडी, कौन, एमडीआई इंस्टीट्यूट, जहाँ पर हम लोग ने एक वो, विजयवाड़ा। हाँ हाँ विजयवाड़ा, करेक्ट करेक्ट। तो हाँ, उनकी वेबसाइट पर दिया हुआ था कि 1,10,000 रुपये मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर हाँ, प्रोफेसर। हम लोग तो हमारे सोच, दिमाग में भाई हम कह रहे यार गजब यार, वाह, मतलब कि बस जिंदगी बन गई और तुम वहां पहुंचो, हम्म, पीछे से हम आ ही रहे। हाँ, 3-4 हमने क्लियर भी कर लिया था, मतलब मैंने, मुझे लगा याद है हाँ कि इवन की थीसिस सबमिशन के पहले, ओपन सेमिनार से 2-3 महीने पहले तक मेरे पास 3-4 ऑप्शन थे, ये एकेडमिक वाले, उस पे मैं बाद हाँ में अपन ऐसे भी डिस्कस करेंगे। बट मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस टाइमलाइन तक मेरे दिमाग में ये सेट था कि हाँ, वो 1 लाख की अगर वो नौकरी लग गई तो तो बस लाइफ सेट, सेट है, क्योंकि लाइफ ये सेट है। अच्छा, ऑलरेडी थ्री काफी टाइम्स बार फोर हमने टाइम्स काफी बार हमने लाइफ सेट की, लेकिन सेट हुई नहीं, वो एक्चुअली रीसेट हो जाती थी पहुंचने के बाद। लाइफ को कुछ और चाहिए था ना, तो चाहिए था, ऐसे हाँ। ही होता तो काइंड ऑफ एक, शायद पता नहीं तुम्हें पता चला कि नहीं, कि तुमने अपने पीछे एक, तुमने अपना एक फॉलोअर बना लिया था, जो वही वही कर रहा था जो जो राहुल कर रहा था, काइंड ऑफ।
मतलब मैं एक म्यूट फॉलोअर था तुम्हारा, जो म्यूट था, लेकिन फॉलो मैं तुम्ही को कर रहा था। तो तुम्हारे ही इस आदत की वजह से कि आगे 5 साल के बाद वो चीज काम आएगी कि नहीं, मेरा दिमाग मशीन लर्निंग डीप लर्निंग की तरफ गया। मतलब वो चीज थी मेरे दिमाग में। और कन्वेंशनल। हाँ। हाँ, तो इवन तुम्हें अगर याद हो कि थोड़ा बहुत सर ने मना भी किया था, 1-2 बार तुमसे भी कहलवाया था कि ये पता नहीं क्या हाँ, करना बहुत। है डीप डीप हम्म, लर्निंग। हम्म, तो थोड़ा सा वो भी झिझक रहे थे क्योंकि उनके लिए भी नया था। बट सर्टेनली ही कन्विंस बिकॉज ऑफ दिस, कि जब हमने ये बोला कि सर 5 साल बाद निकलेंगे अभी से हम, और तब अगर हमको ये लर्निंग, मशीन लर्निंग, एआई के बारे में नहीं पता होगा तो हाउ बैड दिस विल बी फॉर अस। तो तब थोड़ा सा वो उनको ये बात सही लगी थी कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं लोग। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैं 1 साल पहले ये चीजें जान लेता तो मैं भी शायद उसी डायरेक्शन में मूव करता, क्योंकि मेरे लिए ऑलरेडी मैं काफी आगे बढ़ चुका था। हम्म तो हम्म उस हम्म। समय अडॉप्ट करना उतना मुश्किल था। फिर उसके बाद ये तो रही, जैसे मैंने शुरुआत अपने सेशन की कि मैंने कहा विजन, हार्डवर्क और डेडिकेशन। तो अब ये विजन वाली बात तो हो गई, हार्डवर्क मैं बताता हूँ। मुझे याद है जब तुम्हारे थीसिस के फाइनल स्टेज पे जब तुम थे, मुझे याद है तुम सुबह 9 बजे की बस से आते थे, लगभग 9:30 9:45 के बीच में तुम लैब आ जाते थे। और क्योंकि मैस लगभग 1.5 किलोमीटर दूर थी, साइकिल से धूप में जाना पड़ता था, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए कि टाइम बहुत खराब होगा, वहीं पे कोई मिल जाएगा, गप्पे मारनी पड़ेगी, 45 मिनट हम्म, तो चला ही जाएगा आने जाने और खाना खाने में, मैस में लाइन भी लगती है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए तुम घर से ही जो थोड़ा मोड़ा ला सकते थे, जो भी अरेंज कर सकते थे, कभी हम्म, बर्गर या कभी कुछ भी, पोहा ले आए, तो तुम कुछ लेके आ जाते थे। और तुमको मैंने डॉट नोटिस किया कि तुम, वो ऐसा नहीं कि 15 दिन 20 दिन चला, ये चला लगभग 1 साल से ज्यादा। ये चीज हाँ, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअसली, मैं इस चीज को लेके बहुत शौक रहता था। इनफैक्ट मैंने तुषार से भी 1-2 बार ये बात कही कि यार ये राहुल क्या करता है, सुबह आ जाता है और फिर सीधे शाम की 5:30 की बस में बैठ जाता है। नौ मतलब, तो वो 10 से 5 बिल्कुल बिना रुके कॉन्टिन्यूअसली काम, लगभग लास्ट के 1-1.5 साल तक तुमने किया है बिल्कुल बिना रुके। तो ये, नई शादी थी, घर जाके काम करना अलाउड नहीं था। जितना काम यही कर लेते थे। इनफैक्ट कभी कभी सर भी डरते डरते बोलते थे ना, देखो अगर सैटरडे को आप आओ तो हाँ, तो तुम मना कर बुला ही देते थे। लेते थे बहुत अच्छा, बार। मुझे इससे एक बात याद आई, मैंने एक बार बहुत ही इडियोटिक मिस्टेक की थी। तुम फ्राइडे को मुझसे बोल के गए थे कि सर को बोल देना कि मैं मंडे को बीमार हूँ, अगर मैं मंडे को ना आऊँ। हाँ, तो सर जो ने पूछा आज राहुल नहीं आया, तुमने कहा सर वो फ्राइडे को बोल रहा था कि मंडे को बुखार रहेगा उसको। तब तुम, अच्छा, उसको फ्राइडे को ही पता था उसको मंडे को बुखार रहेगा, फोन मिला उसको, फोन मिला। अरे जो डांटा था भाई उसके बाद सर ने अ, कि तुमको ये बताओ, बाकी तो ठीक है, तुम ये बताओ तुमको फ्राइडे को कैसे पता था कि तुमको मंडे को आने वाला है? अरे तुम्हारे यार, ऐसे ही होते थे काम। मेरी कुछ कुछ हरकतें ऐसे होती थी यार, सॉरी यार भाई। अ, तो ये तो थोड़ा सा एक बहुत ही ह्यूमरस एक इवेंट मुझे याद आ गया, ऐसे अनगिनत है जो मैंने तुम्हारे मिस्टेक। डांट के बाद मुझे भी डांट पड़ी थी उसी रात में जब मिलने गए थे प्रोफेसर से अपन के डिनर पे, उसके हाँ बाद। हाँ 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 हाँ। इस बात को लेके, अ, हाँ हाँ हाँ। तो ये तो हो गई तीसरी बात। चौथी बात, जो ये जो एक बात ये थी कि जब मुझे लगता है कि तुम्हारा थॉट सबसे ज्यादा चेंज हुआ जब तुमको गूगल से इंटरव्यू आ गया। हाँ, वो इंटर्नशिप वो वहां इंटर्नशिप से। का इंटरव्यू आ गया जिस दिन, तुम बहुत जगह अप्लाई कर रहे थे, जहां मिल रहा था तुम्हें ऑप्शन की मिल रहा है वहां पे हाँ, अप्लाई कर दो। उस टाइम पे मैं ये चीज नोटिस करता था कि तुम अंधाधुंध अप्लाई कर रहे थे, कोई कॉलेज मिल जाए तो वहां कर दो, कोई कंपनी मिल जाए तो वहां कर दो, करते रहो बस। तो तुमको आ गया गूगल से इनविटेशन, और उसके बाद से तुम्हारा थिंकिंग डायरेक्शन आई थिंक चेंज हुआ। तैयारी का, करेक्ट, करेक्ट। उसके बाद तुम्हें लगा कि यार इधर भी जाया जा सकता है, इधर भी एक रास्ता है, हम्म, जो कि पहले हमें नहीं पता हम्म, था। इनफैक्ट मैं तो हम्म, तुम्हारा फॉलोअर ही था, मैं तो उस हिसाब से देख रहा था, जो जैसे राहुल कर रहा है वैसे देखेंगे बाद में। तब, और हम्म। क्योंकि तुम बताते भी थे ना, जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि जो तुमको पता चला वो तुम अपने अंदर रख के बैठ गए कि पहले मेरा हो जाए फिर देखता हूँ। हाँ, तुम, तैयारी के टाइम भी अपन वहाँ डिस्कस करते थे हाँ, लैब में अपन क्या तैयारी तैयारी, करनी हाँ, तैयारी के टाइम पे ही डिस्कस कर लेते थे कि ये है चीजें हैं। है। इनफैक्ट मेरा जो न्यूटन बाबा फेलोशिप लगा था वो भी तुम ही लोगों की वजह से, याद है उस दिन मैं कितना चिल्ला रहा था तुम सब पे कि तुम पुर्तगाल होके आ गए, राहुल अ, तुषार ग्रीस होके आ गया, और मैं यहाँ रत्नाडा में बैठ के डोसा खा रहा हूँ। गुस्सा आ रहा है।
हाँ, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है मैं काफी लकी था कि मेरे साथ तुम थे, तुषार था, जो एक बहुत ही मोटिवेशनल एक मेरे लिए पाथ बनाते जा रहे थे। हाँ, तो तुषार और मेरा ऑलमोस्ट एक साथ ही सब कुछ चला था, ऑल्दो हाँ 6 महीने हाँ का गैप था हमारे पीएचडी, बट ऑलमोस्ट एक ही फेज पे हम लोग थे हाँ क्योंकि। हाँ, क्योंकि हाँ, तुम्हारे जाने के बहुत ज्यादा दिन वो नहीं रुका था। वो करेक्ट। वो तुरंत ही फिर उसको दूसरी जगह फिर नौकरी वोकरी मिल गई थी, वो चला गया था। फिर हाँ। जो जो मैंने एक पॉइंट जो मैंने बताया कि बहुत सारे पेरेंट्स को और लोगों को जो लगता है, रिलेटिव्स को लगता है कि शायद मैं नाम लेके बोलूं, राहुल राहुल आईआईटी जोधपुर गए इसलिए उनको थाली में सजा के सब मिल गया। ऐसा नहीं है। आईआईटी जोधपुर से ऐसा नहीं। बहुत बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, और मुझे लगता है ऐसा कि जैसे अगर पीएचडी की मैं बात करूं और हिस्ट्री लूं शुरू से आईआईटी जोधपुर की, तो यू आर वन ऑफ द फ्यू पीएचडी स्टूडेंट जिन्होंने अपने आप को एक्सट्रीमली सक्सेसफुल किया है। और वो ऐसे नहीं किया कि मतलब सिर्फ कि रात में सो के उठे और अप्लाई कर दिया और मिल गया, अरे लो भाई तुम तो आईआईटी से हो। ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज्यादा हर्डल्स आए, बहुत ज्यादा फेलियर्स हुआ। और और क्योंकि तुम लगे रहे और तुम्हारा विजन था कि मुझे आज भी याद है, हाँ ये पॉइंट मैं मिस कर रहा था, मुझे आज भी याद है, तुम्हें अगर याद हो तो जब तुम अपनी थीसिस सबमिशन के दौरान पे थे कि अब मैं जाऊंगा कुछ दिन में, महीने 2 महीने में मैं चला जाऊंगा, उस टाइम पे हम कभी कभार बोर होते थे तो कुछ वेब सर्फिंग करते थे, लिट्टी खाना। तो हाँ, ऊपर कुछ बाहर खा भी जा लेते देते हैं, हैं। मूवी देख लेते हैं, तो हम्म, हम कार सर्च कर रहे थे। तब तुमने बोला था कि उस टाइम पे मुझे अच्छे से याद है कि 5 साल में मैं अपने लिए टेस्ला गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। मैंने भी अपनी हाँ। एक गाड़ी बताई थी, मारुति की थी वो। तो मेरी थिंकिंग वो वहीं पे थी अभी। मतलब ये यहाँ पर मैं मटेरियलिस्टिक होने वाली बात नहीं कर रहा, मैं विजन की बात कर रहा हूँ। और आज अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और मैं जो भी व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि राहुल के पास टेस्ला है। और उस टाइम पर उसको कहीं से कोई कॉल नहीं था, वो वही 30,000 की फेलोशिप में था। लेकिन राहुल की वो विजन थी कि एक टाइम आएगा 5 साल के अंदर अंदर, मेरा टारगेट है कि मेरे पास टेस्ला होनी चाहिए मेरे घर पे मेरे नाम पे। तो ये था विजन तुम्हारा, जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता था। लेकिन जितना हो पाया मैंने भी जो भी किया किया। तो एक टाइम आया था मेरे भी, जब मुझे लगने लगा था कि मेरे पास भी टीचिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि कंपनी से कहीं कॉल ही नहीं आ रहा। देन यू अगेन श्री कृष्ण बन के तुम मेरे जीवन में आए, तुमने बोला कि मैं अमेजन में तुम्हारा रेफरल देता हूँ, तुम एक बार इंटरव्यू दे के देखो। और मैं बिल्कुल होप लूज कर चुका था, पढ़ पढ़ के मैं परेशान हो चुका था, मुझे लगता था बिना मतलब क्या पढ़ूं जब कहीं से कॉल ही नहीं आ रही। फिर जब वो आई, फिर वहां पे इंटरव्यू राउंड एक दो क्लियर हुए, तब वहां से फिर जैसे तुमने कहा ना कि जैसे जैसे तुम्हारा गूगल वाला इंटरव्यू था जहां से तुम्हें बूस्टअप मिला था, सेम वैसे मेरे लिए हम्म, अमेजन वाला इंटरव्यू था, जिसमें हम्म। काफी सारे राउंड इनिशियल मैंने क्लियर कर लिए थे, जिससे मुझे बहुत एनर्जी मिल गई। करेक्ट, करेक्ट। ये तो होता है राइट, तो जब फेल करते हैं तो मतलब मैं तो कोशिश ये करता था कि मैं वैसे इंटरव्यू में जाके अगर फेल भी कर रहा हूँ तो कम से कम सीखने को कुछ मिल जाए कि क्या गलती हुई इस बार। तो हाँ, ये फीडबैक ले लेता था हमेशा। तो अब राहुल, मैं अब तुमसे जानना चाहता हूँ उसके बाद की जर्नी, जब तुम कॉलेज से चले गए, तो कॉलेज से जाने के बाद और अमेजन में एंट्री, इसका थोड़ा अपने स्ट्रगल कैसे हाँ, कैसे तुमने उसको कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि कॉलेज से मेरा, कॉलेज और अमेजोन में कोई मतलब बीच में टाइम लैप नहीं था, क्योंकि अमेजोन में मेरा बहुत बाद में, कॉलेज से निकलने के काफी बाद ऑफर आया अमेजोन से। तो मैं बस थोड़ा सा यहाँ पे फिल कर दूं चीजें, बाकी तुमने ऑलरेडी बोल ही दिया है। तो जैसा तुमने बताया राइट, गूगल का जब इंटरव्यू हुआ मैं रिजेक्ट हो गया लास्ट राउंड में, कुछ प्रोफाइल मैच नहीं हुआ या जो भी रीजन था। तो उसके बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई कि एकेडमी की ऑनली ऑप्शन नहीं है, वहां तक मेरे लिए एकेडमी की ऑप्शन था। हम्म वहां से मैंने एकेडमिक इंडस्ट्री दोनों का प्रोफाइल सीवी अलग अलग बना के दोनों जगह अप्लाई करना शुरू किया। और एक दिन में मैं टारगेट करता था कम से कम 30-40, और मैं पोस्ट डॉक भी अप्लाई कर रहा था साथ में। तो पोस्ट डॉक भी प्रोफेसर को भेजता था रिक्वेस्ट, जॉब्स का ढूंढता था, एकेडमिक जॉब का अलग भेजता था और इंडस्ट्री जॉब का अलग भेजता था। इन बीच में मैंने दो चार और रिटर्न टेस्ट क्लियर किया था, मैटलैब एंड ऑल, लाइक 3-4 अलग अलग किया था। और एक आध से ऑफर भी आया था छोटी कंपनी से, बट वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम।
लेकिन इसी पीछे मुझे ईमेल आता है, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे काफी एक्टिव था उस टाइम। तो एक लिंक्डइन पे मैसेज आया कि क्या आप एंटरप्रेनर बनना चाहेंगे, हम आपको बैठे बिठाए ऐसा कितना 30,000 हांगकांग डॉलर, या मतलब ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख रुपए महीने देंगे, और 3 महीने आपको एक ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ेगा, और अगर आप सब कुछ ठीक रहता है तो आपको एक फंडिंग भी बाद में मिलेगी, ऐसा। शुरू में मुझे लगा पूरा स्पैम है, और यह कोई किसी तरह का स्कैम कोई कर रहा है। तो हम्म। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने बस रिप्लाई किया कि कंपनी का डिटेल भेजो और दो चार मतलब कुछ और डेटा भेजो मुझे ईमेल पे। तो मैंने उस डेटा को जब चेक किया, तब तक मैं एकदम एकदम ही उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। इसने 2 राउंड हुआ मेरा इंटरव्यू जैसा, बट वो इंटरव्यू भी बहुत इनफॉर्मल टाइप का था, जिसमें मेरे पीएचडी एरिया के बारे में पूछा गया। बाद में मुझे समझ में आया ये सही में उठा रहे हैं ऐसे पीएचडी स्कॉलर्स को जो जिनके काम उन्हें इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो मैंने इसको ट्राई करने का डिसाइड किया कि मैंने सारे जॉब ऑफर्स को ना किया, विच वॉज हार्ड, क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी काफी दिनों से वेट कर रही थी कि कब ये एक जॉब में जाएगा हम्म। प्रॉपर। बीटेक के बाद मैंने बोला एमटेक करूंगा, एमटेक के बाद मैं 2 साल रह के छोड़ दिया। तो उनको लग रहा था कि क्या हो रहा है मतलब लाइफ में इसके, मतलब कैसे करेगा काम। एंड और अभी मैं बोल रहा था पर्टिकुलरली मैं 3 महीने के लिए। बीइंग अ ओनली सन ऑफ द फैमिली। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो उनको लग रहा था, अब जब हम गांव से आते हैं ना, तो हमारी मेंटालिटी होती है कि जितनी जल्दी पढ़ाई खत्म करो और जॉब में जाओ, कि घर में एक रेगुलर इनकम आनी शुरू हुआ। मेरे में हम लोग कभी भी ऐसा कोई अपर मिडिल क्लास भी नहीं थे, हम लोग लोअर कह सकते हो, लोअर मिडिल क्लास है, जिसमें हमारे पास इतने पैसे होते थे कि हमारा महीने का काम चल जाता था। ऐसा कोई बड़ा सेविंग या बड़ा कोई जमीन जायदाद ऐसा कुछ नहीं था घर पे। तो हम्म। उनको लगता था जितनी जल्दी ये अपने पैर पे खड़ा हो जाए, और उनको ये भी लग रहा था कि ये शादी भी कर लिया इसने, तो अभी भी इसकी कोई रेगुलर इनकम जॉब नहीं हुई है, तो कैसे क्या होगा मैनेज। फिर भी मैंने, यहाँ पे मैं कहूंगा कभी कभी ये जो 3 चीजें हैं, राइट, हार्ड वर्किंग, विजन एंड मतलब परसिवरेंस टू सी जॉब्स, इसके अलावा कभी कभी आपको एक लीप लेना पड़ता है, लीप ऑफ फेथ, या एक ऐसी चीज जो हटके होगी, आपके जो आसपास के लोग होंगे वो हम्म। नहीं कर रहे होंगे वैसा। क्योंकि जब मैं बात करूं, ट्रेंड बन जाने के बाद उसको फॉलो करना थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है पाथ। लेकिन जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था, तो ना मेरे फैमिली में कोई था जिसने पीएचडी की थी, ना कोई हम्म। जॉब कर रहा। थोड़े बहुत जो मेरे परिवार के लोग थे वो जॉब ऐसे कर रहे थे जो आफ्टर बीटेक जॉब मिलती है, उनको कुछ आइडिया नहीं था कि पीएचडी के बाद कैसा जॉब होता है। ना मेरे कलीग्स में कोई ऐसा था। ये मुझे खुद इसको एक्सप्लोर करना था। वो टाइम बहुत नया नया था जब मशीन लर्निंग बेस्ड जॉब्स और या अदर जॉब्स मिलने शुरू हुए थे इंडस्ट्री में। तो उस समय वो लीप ऑफ फेथ लेना हार्ड था। अभी वो आसान है क्योंकि ऑलरेडी एक हम्म। पाथ बन गया। उस टाइम ये ऑफर, ऐसे ऑफर किसी को नहीं आते थे, तो मैंने फिर भी वो चुन के सोचा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने वेस्ट हो गए, राइट, तब तक थीसिस रिव्यू होगा मेरा। अब मैं जाके हांगकांग भी घूम लूंगा और थोड़ा पैसे भी मिल जाएगा, देख लेंगे क्या काम है। लेकिन हम्म। वहां जाने के बाद जब वहां के बाकी, इसको कोहर्ट कहते हैं, जो वहां लोग आए उनसे मैं मिला, दुनिया के अलग, जैसे मैंने बोला ना कि हैदराबाद जाना मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन था, सेम डिसीजन लाइफ चेंजिंग था हांगकांग जाना। क्योंकि वहां जाने के बाद मेरा दिमाग इतना खुल गया, क्योंकि वहां पे हर तरह के बैकग्राउंड के लोग थे, हर देश के लोग के हम्म। साथ में 3 महीने रहा। उनके साथ रहने से उनके हमें हम मतलब पार्ट ऑफ द प्रोसेस था कि हमें एक पार्टनर बनाना था वहां पे, जिसके साथ आप एक आइडिया पिच करेंगे। हम्म। और लकीली हमारा आइडिया भी अच्छा था, और हमने बाद में हांगकांग फंडिंग भी मिली, काफी कुछ हुआ। और ऑल्दो वो फिर बंद, हमें ऑलमोस्ट बंद करके फिर मुझे जॉब में ही आना पड़ा, बट वो मुझे पूरा एक मेरे दिमाग को उसने खोला, मतलब कैसे इंडस्ट्री वर्क करती है, कैसे क्या क्या ऑप्शन है एक पीएचडी के लिए। वहां पे काफी सारे पीएचडी थे जो अलग अलग तरह के जॉब कर रहे थे। तो वहां से मैंने हांगकांग में रहते हुए ही, तो वहां से मैंने हांगकांग में रहते हुए लिंक्डइन पे डाला कि अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो किसी भी कंपनी में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा सीवी है ना, सिंपल कि काम मांग रहा हूँ, ये मेरा रिज्यूमे है। उस पे हम्म। काफी लोगों ने धड़ाधड़ उस पे कमेंट किया सीवी देख के, और उसमें से 2-3 लोगों को मैंने रिप्लाई बैक किया, और उसमें से एक जॉब मुझे हैदराबाद में लग गया। हम्म। दैट इज काइंड ऑफ स्टार्टअप, बट उस समय के हिसाब से जितना हमारा दिमाग था कि 1 लाख रुपए की जॉब लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, उस हिसाब से अच्छे पैसे भी मिल रहे थे और जॉब ऑप्शन भी अच्छा था। तो मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ आने के बाद मैं रेगुलर तुमसे भी बात करता रहता था शुरू के आई थिंक 1-2 महीने, क्योंकि डेली। उस समय तक मैंने मशीन लर्निंग डीप लर्निंग शुरू नहीं किया था काम करना। और वो पहला जो प्रोजेक्ट मिला उस नई कंपनी में वो था
हैंड रिटन डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन। OCR, हाँ तो हाँ वहां से मैंने डेटा सेट बनाना, मशीन लर्निंग ट्रेन करना, टेस्ट करना, वो पूरा काइंड ऑफ तुमसे पूछ पूछ के मैं रेफरेंस लेता था, फिर उसको बैठ के काम करता था। और लकीली या जो भी मतलब है, 5 मंथ्स में हमने एक प्रोडक्ट रेडी कर लिया। वो हम्म रेडी होते ही जैसे ही मैंने उसका डेमो ऑनलाइन डाला अपने प्रोफाइल पे, वहां से मुझे अमेजोन से डायरेक्ट ऑफर आया। ये पहली कंपनी थी जो मैंने 500 से ज्यादा कंपनीज में अप्लाई किया था, लेकिन अमेजोन एक पहली कंपनी थी जिसमें मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था। क्योंकि मुझे हम्म लगता था, पता नहीं मतलब ऐसे कोई प्रोफाइल मुझे मिल नहीं रहा था उसके अंदर, लेकिन उसके रिक्रूटर ने मुझे डायरेक्ट मेल किया, मैसेज किया। फिर मैंने तुम्हें ही कॉल किया था उस टाइम कि हम्म ऐसा ऐसा मैसेज आया है। लेकिन मैं अभी उस समय मैं जिस कंपनी में था वहां काफी स्टेबल हो गया था, क्योंकि इरिप्लेसेबल था, क्योंकि वो एक ही साइंटिस्ट था और काफी सारे प्रोडक्ट्स पे मेरे को नाम मिल रहा था। तो मेरे लिए थोड़ा हार्ड था डिसीजन कि इसको छोड़ना, मतलब पूरी तरह से। लेकिन अमेजोन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि जो छोड़ना भी उतना इजी नहीं था। तो मैंने वो इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने वो अपना स्टार्टअप को जहाँ पे मैं काम कर रहा था उसको छोड़ के फिर अमेजोन में एज अ इनिशियली डेटा साइंटिस्ट के रोल पे आया, जो कि इटसेल्फ मतलब काफी हार्ड था मेरे लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा था मेरे प्रोफाइल से जो मैंने पीएचडी किया था। तो एक तरह से हम्म हार्ड भी था और एक तरह से अच्छा भी था मेरे लिए, क्योंकि नेक्स्ट 1 से 1.25 साल जो मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट मैंने काम किया अमेजोन की टीम में, वहां मैंने मशीन लर्निंग बहुत समझा और डेटा को कैसे मतलब यूज करते हैं मतलब काम हम्म में वो। और जो स्केल मैंने देखा ना अमेजोन के डेटा का, कि एक दिन हम्म का डेटा का जो नम वैल्यू है, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना डेटा कभी मैं हैंडल करूंगा इस तरह से। तो वो मुझे 1 साल 1.5 साल काफी अच्छा मेरे को एक आइडिया आ गया कि कैसे अमेजोन वर्क करता है, कैसे बड़ी कंपनीज का कल्चर होता है। शुरू में तो हम्म काफी दिक्कत आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो समझ आया। एक बात और मुझे समझ आई वहां पे, कि जो फर्स्ट ईयर होता है किसी भी बड़ी कंपनी में, मतलब ये जो तुम बोल रहे थे ना कि एक बार तुम घुस गए ऐसी कंपनीज में जहाँ पे काफी स्केल में काम हो रहा है, तो वहां पे आपको ऐसा नहीं कि आप जाके अपना बस अब रेस्ट कर रहे हैं कि अब पैसे तो आ ही रहे हैं, ऐसे कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको वहां पे जाके फर्स्ट ईयर में अपना एक इम्प्रेशन छोड़ना पड़ता है। और फर्स्ट ईयर का रिव्यूज जो होता है वो काफी क्रिटिकल होता है, इंपॉर्टेंट रखता है तुम्हारे आगे की जर्नी के लिए। तो मुझे याद है कि 6 महीने के बाद ही मेरे मैनेजर ने मुझे कहा था कि मेरा परफॉर्मेंस बिलो एवरेज जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं सीखने में टाइम बहुत ले रहा था, और उस समय सब कुछ वर्चुअल, उसी समय कोविड का भी टाइम था। तो सब कुछ हम्म वर्चुअल हुआ था, तो घर में बैठे बैठे मैं, और और जो कोलैबोरेशन मोड है वो अमेजोन का डिफरेंट है एकेडमिक से। एकेडमिक में क्या होता था, हम तुम बैठ गए या तुषार बैठ गए, आपस में डिस्कस करके क्लियर करते थे प्रॉब्लम हम्म को। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। तुम्हें जैसे कोई कहीं फंस गए हो, तुम्हें पता है कि आगे वाले को वो मालूम है, फिर भी वो तुम्हें टाइम नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अदर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एक छोटा सा डॉक्यूमेंट भेज देगा या कुछ भेज देगा, वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और तुम्हें हम्म खुद करना पड़ेगा। हम्म ये प्रोसेस मुझे समझने में 2-3 महीने लगे कि यहाँ पे हेल्प नहीं होता, यहाँ पे ओनरशिप खुद लेनी पड़ती है। और जब तक मैं समझता तब तक मेरे मैनेजर ने ऑलरेडी मुझे इन्फॉर्म किया कि तुम बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हो करेंटली, और इससे तुम्हारा इम्पैक्ट होगा इस साल का परफॉर्मेंस। हम्म वहां से मेरे दिमाग में आ गया कि भाई अब तो यहाँ से निकल भी सकते हैं। तो हम्म। अपने आप कमर कसो और काम पे लगो। अब तो वहां से मैंने एक मिनट, उस टाइम जब लगा होगा कि नौकरी लग गई, अब लाइफ सेट है, अब वापस रीसेट हो गई। हाँ, अब रियलाइज, हाँ वहां पे रियलाइज हुआ कि ये नौकरी सेट नहीं है। उस मेरे मैनेजर ने साफ कहा कि तुम काम कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है, अभी तक तुम्हारा कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है जो मैं आगे दिखाऊं। वहां इंडस्ट्री में क्या होता है, जब तुम काम करते हो ना, तो यू हैव टू शोकेस सबको दिखाने के लिए कि तुम्हारे पास तुमने क्या क्या किया है, वो ग्रुप में दिखे, हायर में दिखे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हायरार्की होता है कंपनीज में। हम्म प्लस तुम्हें ये भी चीज मुझे नहीं समझ में आ रही थी शुरू में, कि हर आईआईटीज का भी अपना एक अंदर मतलब लोग होते हैं या जान पहचान होता है। वो नेटवर्क बनाना भी बहुत जरूरी होता है साथ साथ। मतलब कुछ लोग इंटर कर जाते हैं इंडस्ट्री में, बट उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उस पर काम नहीं करते। और काम उनको आता है बट कम्युनिकेशन नहीं आता, उसके कारण वो उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। ये बहुत मतलब मैं कहूंगा ज्यादातर मैंने देखा है बीटेक करके जो जाते हैं उनके साथ। बट ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके साथ भी मैंने देखा कि उनका अभी तक जो ग्रोथ है वो इसलिए रुका हुआ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर होता क्या है, मतलब ऐसे कंपनीज में एक रिव्यू सिस्टम होता है जिसमें तुम्हें फीडबैक मिलता है। उसमें जितने ज्यादा लोग तुम्हारे साथ पूरे साल तुमने काम किया है और कितने कम्युनिकेट किया है, वो तुम्हें फीडबैक देते हैं।
और हम्म। वो मेरा मतलब जो मेरे मेरे जो पिछले परफॉर्मेंस थे, और पहले भी मैं स्टूडेंट एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा रहता था, उसके कारण मेरा जो नेटवर्किंग स्किल था और कम्युनिकेशन स्किल था वो वर्क से भी ज्यादा अच्छा था। मैं कहूंगा कि फर्स्ट ईयर में मेरा वर्क कम था, बट स्किल इतने थे मेरे कम्युनिकेशन कि मेरे फीडबैक्स बहुत अच्छे आ गए फर्स्ट ईयर में। और अच्छा। अच्छे आने की वजह से क्या हुआ कि वो जो मैनेजर का जो इनिशियल फीडबैक था उसको ओवरकम कर गया वो फीडबैक, क्योंकि इतने बढ़िया हम्म। फीडबैक आए। और प्लस काम भी उसके बाद दिखने लगा। 6 महीने के बाद ही मैंने एकदम डिसाइड कर दिया कि अब मेरे को ऐसा करना है कि प्रोडक्शन पाइपलाइन में मेरा काम दिखे। तो वो ओके। मैंने इंश्योर किया। और फिर मैंने ये सोचा कि जब मैं यहाँ पे अच्छा कर लूंगा ना, तब इस कंपनी को, इस जॉब फाइल को छोड़ूंगा। ऐसा नहीं हम्म। कि मैं एवरेज परफॉर्म करते हुए छोड़ के मेरे को हमेशा प्राइम वीडियो में ही आना था, क्योंकि मेरा पीएचडी का काम पूरा वीडियो पीएचडी में का ही था, काम। इमेज एंड वीडियो में। तो मुझे आना तो था इमेज वीडियो पे, लेकिन मैं चाहता था कि यहाँ पे मैं ये सुन लूं मेरे मैनेजर से कि यू आर परफॉर्मिंग अबव एवरेज और टॉप, तब मैं हम्म। छोड़ू। ऐसा नहीं कि मैं बीच में ही छोड़ के भाग जाऊं। तो वो हम्म। मैंने डिसाइड कर लिया जिस दिन मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि हाँ, यू आर नाउ परफॉर्मिंग वेरी वेल, लाइक मतलब जो टॉप वहां पे लोग हैं, मतलब आई एम हैप्पी। हायर देन एक्सपेक्टेशन। हाँ, हैप्पी जैसे ही बोला, उसी हम्म। के 2-3 दिन बाद मैंने बोला कि हाँ, मैं अब जा रहा हूँ। ऑल्दो इट थोड़ा सा वियर्ड लगता है सुनने में, लेकिन ये इंडस्ट्री में काफी कॉमन है। मतलब हम्म। एक एक जॉब से दूसरे जॉब में एक ही कंपनी के अंदर मूव करना। तो मैंने इस अच्छा, बीच आपका में बात इंटरनल किया प्राइम डिपार्टमेंट। वीडियो। करेक्ट। तो मैं क्या करता था कि इंटरनल कॉन्फ्रेंसेस काफी अटेंड करता। मैं ये बस ऐसे लोगों को बता रहा हूँ जो पीएचडी करके घुसेंगे कहीं कंपनी में। तो इंटरनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, तो मैं खूब खूब अटेंड करता था उनको। और वहीं से मैं लोगों से नेटवर्किंग बनाता। और जिस जिस हम्म। डिपार्टमेंट में मुझे जाना था, तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप बड़ी कंपनी में जब अप्लाई करते हो तो आप ये सोचते नहीं कि कहाँ घुस रहे हैं, आप घुस जाओ। और घुस हम्म। के आप हमेशा स्विच करो। वही मैंने तुम्हें भी समझाया था कि हमेशा आप स्विच कर सकते हो किसी दूसरे, उसी कंपनी के दूसरे ऑर्ग में। वो इजी होता है। या कि डायरेक्ट अगर मैं प्राइम वीडियो में जाना चाहता, क्योंकि वो उसके फिल्टर्स इतने हाई होते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए उस मुश्किल हो टाइम पे। जाता है। तो हम्म। मेरे लिए वो इजी था कि मैं डेटा साइंटिस्ट गया और उसके प्राइम वीडियो में घुस गया। तो प्राइम वीडियो में घुसने के लिए अ, थोड़ा सा पापड़ बेलने पड़े, थोड़े कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने पड़े, लोगों से बात करना पड़ा। लेकिन फाइनली मुझे एक मैनेजर मिल गई जो जिनको अच्छा लगा मेरा प्रोफाइल। और हम्म। उन्होंने मुझे इनवाइट किया इंटरव्यू का। अब पूरा इंटरव्यू आपका एग्जैक्ट सेम होता है जॉब के जैसा। ऐसा नहीं है कि आप अंदर ही अंदर स्विच करते चले जाओगे। आपको जॉब की तरह पूरा इंटरव्यू देके स्विच करना पड़ता है। अच्छा। अच्छा, जैसे हाँ, तो मतलब जो पूरा एक प्रोसेस। फ्रेशर को जो एक आउटसाइडर का जैसा इंटरव्यू ले रहे होते हैं। करेक्ट, वैसा ही। और वैसा इंटरव्यू होता है। प्लस उसमें कुछ एडिशनल चीजें भी होती हैं, क्योंकि अब तुमने ऑलरेडी अमेजोन, नियम ये है कि एक अमेजोन में तुम्हें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। तो तुमने अमेजोन में क्या किया है वो भी ऐड होता है। और तुम्हारा जो अब जो है, जैसे तुम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर रहे हो, तो दूसरी कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारी पहली कंपनी से पूछने का कि तुमने कैसा काम किया। जो तुम हाँ। बोलोगे वही हो गया। यहाँ हम्म। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इनके पास ऑप्शन होता है कि वो तुम्हारे मैनेजर से बात करें मैनेजर और से पूछे पूछ कि सके। कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और इवन की एक डैशबोर्ड होता है मैनेजर्स के पास, वहां वो देख सकते हैं ये कैंडिडेट कैसा परफॉर्म कर रहा है अंदर। अगर तुम वहां बिलो एवरेज हो, यही मैंने शुरू में बोला, राइट? अगर बिलो एवरेज हो तो यहाँ तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा जल्दी, अगले अगले ऑर्ग में। तो हम्म। तुम्हें अबव एवरेज होना पड़ेगा, अच्छे परफॉर्मेंस होनी होगी, तब तुम अगले ऑर्ग में घुस पाओगे। तो ये हम्म। पूरा मैंने पहले इंश्योर किया, तभी मैंने अप्लाई करना शुरू किया। फिर मैंने बहुत सारे अप्लाई किए थे प्राइम वीडियो में, बहुत अलग अलग टीमों में। मेरा हम्म। ये था एम उस समय, उससे पहले तक तो नहीं, लेकिन उस समय था कि अब थोड़ा अपॉर्चुनिटी देखते हैं जहां पे मैं हेडक्वार्टर्स में काम कर सकूं, ना कि इंडिया में। क्योंकि हम्म। फिर रिसर्च वो में क्या वही होता है बात आ कभी गई कभी। विजन वाली। हाँ, यहाँ पे मेरा चेंज हुआ थोड़ा विजन, कि अब मैं चाहता था कि ऑलरेडी मैं हैदराबाद में काम कर रहा था, विच इज लाइक इंडिया का काइंड ऑफ साइंस हेडक्वार्टर। लेकिन मुझे था कि मैं देख पा रहा था कि जो यूएस में रह रहे हैं, कंपेयर टू अदर कंट्री, कोई भी इंडिया इंक्लूडेड, उनके पास ज्यादा प्रोजेक्ट जल्दी आते हैं। वो तुरंत कोलैबोरेट कर पाते हैं बाकी साइंटिस्ट से, और तुरंत प्रोडक्ट रेडी कर पाते हैं। बहुत मैटर करता है। मेरे साथ क्या हो रहा था कि शुरू में मुझे दिन में काम करना पड़ता था और रात में यूएस वाले से मीटिंग। पूरे दिन में काम करता था और रात में मैं मीटिंग लेता था सारी यूएस वाली टीम से। वो हम्म। हार्ड हार्ड भी था। प्लस जब तक तुम फिजिकली बैठ के किसी के साथ रिसर्च कोलैबोरेट नहीं करते ना, रिसर्च इज समथिंग, वहां बैठ के तुम जब तक डिस्कस नहीं हाँ, करोगे कुछ नहीं होने बात वाला। तो सही है, बात तो सही है। तो मेरा था कि अब मुझे जाना है सियाटल, और वहां पे हेडक्वार्टर में लोगों के साथ जो बैठ के डिसाइड करना और काम करना है। तो हम्म। मैंने ये बात जो करंट मैनेजर जहां पे मैं घुसा उनको पहले ही बता दी फर्स्ट डे। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा एम क्या है अगले 1-2 साल का। मेरा था एम, मैंने बोला मुझे हेडक्वार्टर जाना है, ग्रोथ
मैं थोड़ा सा रुक सकता हूँ कि मुझे, क्योंकि लेवल भी चेंज होना होता है ना। लेवल मैं अभी करंटली लेवल 5 में हूँ, तो लेवल 6 पे जाना है, 7 पे जाना। मैंने बोला वो ठीक है, वो मैं यूजुअल स्पीड में आप रखिए, बट मेरा बाहर जाने वाला जो स्पीड है उसको बढ़ाइए। तो हम्म। उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत इजी होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि जब तुम्हें, खासकर जब यूएस वीजा चाहिए होता है, तो तुम्हें एक एप्लीकेशन देना पड़ता है यूएस एम्बेसी को, कि जिसमें कंपनी लिखती है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भेजना, क्यों हम्म। ये ऐसा इसका प्रोफाइल है कि अमेरिका में ऐसे बंदे नहीं अवेलेबल है, तो हमें इसको भेजना पड़ रहा है। उसके लिए तुम्हें सही में वो काम करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग पक्का बैकग्राउंड चेक करते हैं। तो उन्होंने बोला कि यदि कि तुम्हारे पास ये 3 माइलस्टोन है, इसको एक्सेल कर दो, और तुम्हारा डॉक्यूमेंट हम लोग फिर तैयार करेंगे। पहले पहले तो 1 साल तुम्हें काम करना होगा इस ऑर्ग में रेगुलर, और इस 3 माइलस्टोन को 1 साल के अंदर कंप्लीट करना, जो कि हार्ड होता है। जैसे किसी का पीएचडी किसी और एरिया में, मान लो तुमने काम किया है क्वालिटी असेसमेंट पे, और तुम्हें दे दिया कैटेगराइजेशन या कुछ और काम दे दिया, हम्म। सीखने में टाइम लगता है। मेरे साथ लक ये था कि मैंने क्वालिटी असेसमेंट पे काम किया था, कंप्रेशन पे, और वही काम का रैंप अप करना था मुझे आइडिया। हाँ अच्छा, तो ये एक हाँ ही, ये पॉइंट सही है। पता है, ये इस जगह पे तुम थोड़ा एडवांटेज में हो कि तुम्हारे पीएचडी में दोनों काम है, कंप्रेशन भी है क्या और हाँ, क्वालिटी असेसमेंट। अच्छा, मेरे साथ ये करेक्ट, थोड़ा और ये दिक्कत। बहुत रेयर है। हाँ, मेरा मेरे साथ एक्चुअली बस केवल एक क्वालिटी असेसमेंट है बस। करेक्ट। तो ये बहुत बहुत अनकॉमन प्रोफाइल है, जो कि मेरे वीजा में भी मुझे काम आया मेरे को। लेकिन अगर तुम याद करो, जब शुरू में अपन मिलते थे प्रोफेसर से आईआईटी जोधपुर के, जब मीटिंग्स होती थी, तो उनको हम्म। लगता था कि कंप्रेशन एक आउटडेटेड वर्क है, ऑलरेडी हाँ ऑलरेडी हमने काफी अचीव कर लिया, हाँ। ऐसा उनके कि चेपैक है, ये है, ऑलरेडी काफी अचीव है। लेकिन ये ट्रू नहीं था। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो अभी बूम आया है ना, वहां से जो कंप्रेशन के काम बन के निकले हैं, कंप्रेशन दैट इज बहुत। अनदर लेवल। तो ये भगवान की कृपा है कि मैंने वो जो कंप्रेशन क्वालिटी है उसको कभी बदला नहीं। मैंने कैसा भी रिव्यू रहा लोगों का, मैं उसको लेके रखा अपने साथ, और थीसिस में मेरा साफ साफ लिखा है कि मैंने कंप्रेशन और इस पे काम हाँ। किया। तो उसने बहुत हेल्प किया प्राइम वीडियो में घुसने के लिए। और उसने और एक हेल्प किया कि 1 महीने में, जो 3-4 महीने लोगों को लगते हैं रैंप अप करने में, वो मेरा 1 महीने में कंप्लीट हो गया। 3 माइलस्टोन थे। एक था कि जो मैं जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, जिसको HDR कहते हैं, हाई डायनेमिक रेंज हम्म। वीडियोस, उनका था कि तुम सोर्स ऑफ वो बन जाओ, कांटेक्ट सभी के। मतलब कुछ भी किसी को दिक्कत आई इस टेक्नोलॉजी में, वो तुमसे आके पूछे, इतना नॉलेज तुम्हारे पास। तो सब्जेक्ट उसमें मैटर मैंने, एक्सपर्ट काइंड ऑफ। हाँ, तो उस पूरे जो HDR का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो हूँ, वो मेरे को बनना था 1 साल में। अब वो हार्ड था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी काफी नई थी, और उसको पूरा मास्टर करने में थोड़ा समय लगता है। और दूसरा था कि उसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है तुम्हें। और तीसरा था कि इंडस्ट्री और एकेडमिक कोलैबोरेशन जो होते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, उसको लीड करना है। ये 3 काम कर दो, 3 काम में तुम एकदम टॉप पे आ जाओ कि सब लोग तुम बोलने लगे, भेज देंगे तुम्हें। तो मेरा एम था कि 1 साल बाद वाला, जो अगला साल का जो मेरा रिव्यूज आएंगे बाकी लोगों के, वो इन 3 पे फोकस रहे रिव्यूज, कि भाई इस बंदे ने हम्म। ये 3 काम किया है। तो मैंने हम्म। मेक श्योर किया अपने 1 साल में कि कम से कम 15 लोगों का इनपुट लूं। नॉर्मली 6 से 7 लोग चाहिए होते हैं ऐसे रिव्यूज में, लेकिन मैंने मेक श्योर किया कि 15 टारगेट किया। और मैंने 14 रिव्यूज दिए ऐसे, जिसमें एकदम साफ साफ लिखा था कि इस 3 में ये एक्सपर्ट हो चुका है। जैसे ही हम्म। वो रिव्यू आए, उस रिव्यू को यूज करके उन्होंने फिर वीजा बना के मुझे यहाँ पे भेजा। अब यहाँ भेजा है, तो अब यहाँ भी मैं, ऐसा नहीं है कि अभी शांति से बैठा हूं। अब यहाँ मेरा टारगेट है अब अगला, कि अभी अब एल वापस फाइव से रीसेट एल हो सिक्स गया। जाने के लिए। अभी वापस रीसेट हो गया। करेक्ट, अब वापस रिसेट हो गया। अब मेरा टारगेट है अब जो नेक्स्ट लेवल जाना है अगले कुछ महीनों में, वो उसके टारगेट जो मुझे मिले हैं उस पर अब काम कर रहा हूँ, कि उसको कितनी जल्दी मैं अचीव कर सकता हूँ। तो तो हाँ, ऐसे ऐसे रही जर्नी। तो ये जिसने भी ये वीडियो, जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, उनको मैं ये लाइफ समझाना चाहता हूँ कि लाइफ कभी भी सेट नहीं होती है कि आप करेक्ट। परमानेंट सेट हो गई। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आप एक एक मुकाम अचीव करना चाहते हैं, तो इट्स नेवर कि लाइफ सेट। एक बार हम्म। सेट हुई, उसके बाद वापस रीसेट करिए, नए गोल के साथ, नए विजन के साथ आगे बढ़िए। करेक्ट। सो राहुल, थैंक यू इतना डिटेल में अपनी स्ट्रगल और हर्डल भरी जर्नी को बताने के लिए। क्योंकि दूर की चमक तो सब लोग देख लेते हैं भाई, फेसबुक पे सबने देख लिया, अमेरिका पहुंच गए, यहाँ घूमने गए, वो हमें। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में जो बेस बनाने में आदमी की दिन रात की मेहनत होती है, वो कोई देखता नहीं है, हम्म। और मैं वही बाहर लाना चाहता था। लास्ट सवाल है आज के डिस्कशन का मेरा, कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जो दे आर अबाउट टू वाइंड अप देयर पीएचडी,
इन पर्टिकुलरली वर्किंग इन AI/ML डोमेन, हम्म। जो लोग अपना इंडस्ट्री में सोच रहे हैं। सो सिर्फ अमेजन के कंटेक्स्ट में मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा एडवाइस जो उनको अमेजन में इंटर करने के लिए हेल्पफुल हो। किस तरह हम्म। की किस तरीके की नॉलेज चाहिए, किस तरीके की प्रिपरेशन चाहिए? हम्म। तो करेंटली थोड़ा सा मार्केट अभी डाउन है, उस चीज को ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो आता जाता रहेगा। बट ऐसा है हम्म। कि इतनी बड़ी कंपनी अमेजोन, तो वो वापस बाहर आएगी और फिर से रिक्रूटमेंट्स वापस शुरू होंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा डाउन है, तो मुश्किल है रिक्रूटमेंट्स साइंस में। सो मैं सिर्फ साइंस रोल का बात कर रहा हूँ। साइंस रोल मतलब रिसर्च साइंटिस्ट और अप्लाइड साइंटिस्ट। तो मेरा ये कहना है कि जब PhD आप कर रहे हैं, राइट, तो अमेजोन ऐसा सोच के मत कीजिए ट्राई। अपने प्रोफाइल को बनाना सेकंड थर्ड ईयर से ही शुरू कर दीजिए। मतलब एकदम शार्प करना अपने स्किल्स और प्रोफाइल रेडी रखना। और अप्लाई करना भी 1 साल से 1.5 साल पहले से ही स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप थीसिस लिख रहे हैं, लेकिन अभी जिसके ऑलरेडी आप जो लिख रहे हैं तो उनके पास तो वो टाइम नहीं है और उन्होंने अप्लाई नहीं किया, तो आप अभी से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक याद रखिए कि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये मिनिमम 5 to 6 मंथ लग जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं है कि एकदम आज आपने अप्लाई किया, कल आपका इंटरव्यू हो गया परसों, क्योंकि हमें इंटरव्यू लेना पड़ता है और हमारे पास अपने गोल्स होते हैं। इंटरव्यू गोल नहीं है हमारे लिए, तो हमें वो टाइम निकालना पड़ता है। तो एक एक इंटरव्यू, मान लीजिए 7 राउंड है, तो एक एक लोगों का टाइम लेने में बहुत टाइम लग जाता है। 2-3 महीने का वो प्रोसेस है, पूरा इंटरव्यू कंप्लीट होना और रिव्यू आना। तो जितनी जल्दी हो सके अप्लाई करना शुरू कीजिए। फेल्योर से मत डरिए। कहीं कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं कि पहले पूरा प्रिपेयर होगा तब अप्लाई करेंगे। ऐसा ऐसा कोई प्रिपेयर कभी नहीं हो पाता। हम्म। जितना भी आप प्रिपेयर है अप्लाई कीजिए। और याद से अगर रिजेक्ट हो रहे हैं तो फीडबैक लीजिए कि क्या क्या गलती रही, उस पे काम करेक्ट। कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। जैसे मॉक टेस्ट होता है, समझिए एक मॉक दे रहे हैं, और जैसे देते 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 आप इतना शार्प हो जाएंगे इंटरव्यू देने में कि एक दिन आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ एकदम सेम हुआ। मैंने 85 इंटरव्यू दिए हैं इंडस्ट्री के, ऑलमोस्ट हर बार रिजेक्ट ही हुआ हूँ, तभी तो मतलब फिर फाइनली एक एक्सेप्टेंस हुआ और यहाँ पहुंच गया। तो वो एक फेज है, वो चलता रहेगा। उसमें निराश नहीं होना है, वो आपकी गलती नहीं है। उस कंपनी को अगर नहीं चाहिए तो हो सकता है प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा हो, या आपको और थोड़े पढ़ने की जरूरत है। तो उसमें कोई आपको ये नहीं सोचना है कि क्यों मेरा नहीं हो रहा है, या कभी कभी किस्मत भी काम नहीं आती। कि होता है ना कि इंटरव्यूअर का हाँ, कभी 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 होता है, उतना जस्ट बैड डे। करेक्ट, तो इंटरव्यू को कभी अरे समझ मेरे नहीं साथ आता हुआ कि था। क्या करना है। मैं एक बताता हूँ, एक क्वेश्चन। जब मैं एक कंपनी के में इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरे से पूछा कि ये बताओ एक्टिवेशन फंक्शन क्यों लगाते हैं। तो मैंने बोल दिया, ऐसे ही रटा हुआ था कि नॉन लीनियर करने के लिए। तो बोलते हैं कि कैसे करता है नॉन लीनियर। अब मैं बैठा हूँ, मुझे समझ ही में ना आया ये क्या पूछ रहा है। हम कुछ भी बता रहे हो। तो फिर वो, मतलब मेरे वो साथ हुआ काइंड ऑफ था। बोला कि आई थिंक यू नीड टू ब्रश अप। मतलब वो गधा बोलना चाह रहा था कि तुम गधे हो, लेकिन हाँ, उसने मेरे साथ हुआ था ना। मैं सिंपल सा सवाल मेरे से पूछा इमेज प्रोसेसिंग का इंटरव्यू में कि हिस्टोग्राम क्या होता है। और मैं हाँ बिल्कुल, और मेरा पूरा काम ही हिस्टोग्राम पे है, और मैं बिल्कुल सन्न हो गया। मेरे को अचानक से याद वो, क्योंकि इनिशियल डेज में ऐसा होगा आपके साथ। यही मैं हाँ, बोलना चाह सही रहा हूँ कि बात है, ऐसे ऐसे सही होंगी बात। चीजें। उससे आपको धीरे धीरे ना, उसके बाद में आज तक हिस्टोग्राम भूलता नहीं वो गलती के बाद। हाँ, सही बात आज है। कोई भी मेरे से पूछा हिस्टोग्राम क्या है, तो मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मुझे याद है कि मैंने हम्म। बहुत बड़ी ब्लंडर किया था एक अच्छे इंटरव्यू में। तो ऐसे जब हम्म, गलती करेंगे, और जब जब अगली बार करेंगे ना, तो वो गलती आपको याद रहेगी, तो आप वो याद फिर रहेगी, हाँ। दोहराएंगे नहीं। करेक्ट, करेक्ट, तो ये इसमें करेक्ट। फोकस कीजिए। और लिंक्डइन पे नेटवर्क्स या कहीं भी नेटवर्किंग पे काम कीजिए। अपने कम्युनिकेशन स्किल और नेटवर्क से बहुत मदद मिलती है। आपका हो सकता है कि प्रोजेक्ट तुम्हारा बहुत बढ़िया हो, लेकिन नेटवर्किंग स्किल अच्छी नहीं, तुम समझा नहीं पा रहे अपने अच्छे से प्रोजेक्ट को। सही जैसे बात। मैं गया था, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं अमेजोन का जब इंटरव्यू के लिए ऑन साइट गया था, तो मैंने जो प्रोडक्ट तैयार किया था अपने स्टार्टअप में, उसका एक मैंने व्हाट्सएप वर्जन बनाया था, जिसमें मैं अच्छा। फोटो खींच के हैंड राइटिंग को डिजिटाइज करता, वो मैंने तुम लोगों को भी भेजा था, हाँ उस हाँ नंबर पे भेजा। हाँ हाँ मैंने हाँ। अपने मैनेजर को सीधा, जबकि जरूरत नहीं थी, मैंने मैनेजर को बोला ये देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है, फोटो लीजिए, आपको दिख जाएगा कि कैसा क्वालिटी है। उसने फोटो लिया, तो उसके दिमाग में एक मेंटल नोट बन गया कि इस बंदे को पता है ये क्या कर रहा है, और हम्म। ये प्राउड है अपने वर्क में। यू हैव टू शो कि तुम, ऐसा नहीं है कि तुमने बस काम के लिए काम कर दिया, तुमने जो किया उसके लिए तुम प्राउड हो, एक्साइटेड हो। जब भी तुम मान लो बताने एक के लिए। इंडस्ट्री ए में काम कर रहे हो, मान लो एक कंपनी में काम कर रहे हो, अब तुम अमेजोन में जाना चाहते हो, कभी ये मत बोलो कि यू आर डेस्परेट फॉर कि अमेजोन में मिल जाए। पूछेगा क्यों, या पूछेगा अपने बारे में बताइए, ये मत बोलना है कि मुझे अमेजोन में जॉब मिल जाए या काम उतना अच्छा नहीं है, ये सब नहीं।
आप काम को पूरा अच्छे से समझाइए, बोले कि ये बहुत एक्साइटेड है काम करना है इस पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि और स्केल कर सकूं अपने काम को, और हम्म। ज्यादा बड़े कस्टमर बेस पे अपने काम को फैलाऊं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को जो अभी कर रहा हूँ वो फालतू काम है, ये नहीं बोलना है हम्म। कभी भी। काम हाँ। को अपने हमेशा इज्जत दीजिए। और जो भी, अगर पीएचडी में भी आपको, हर बंदे को लगता है पीएचडी में कुछ चूक रह गई है, एक साइंटिस्ट का, अगर आपको नहीं लगता है ऐसा, तो आप सही साइंटिस्ट नहीं है। हर को अगर हाँ। नहीं लगता है ना, कि आप अपना 3 साल पुराना पेपर उठाइए, रिसर्च आर्टिकल, और उसको पढ़िए, तो आपको लगेगा क्या लिख दिया है, गंध जैसा लग रहा है अरे पेपर हाँ, लिखने वही में, वही ये अगर हाँ, नहीं लग रहा है ना। ये चीज मुझे कभी कभी लगती है कि पीएचडी में और अच्छा कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर ये आपको नहीं लग रहा कि गंध आपने लिखा है, तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर पा रहे अपने रिसर्च में। अगर ग्रो कर रहे होंगे ना, तो हमेशा पुराना काम आपको गंध लगेगा, लेकिन वो गंध होगा आपके लिए, लेकिन वो आगे के लिए बहुत हाँ। अच्छा पेपर हो सकता है। तो आपको उसको अच्छे से सजा के बताना। मैंने बड़े बड़े, मैं बता रहा हूँ ना, वर्ल्ड के टॉप प्रोफेसर के साथ में काम करता हूँ अपने फील्ड के आज के डेट में, और हम्म। वो मुझे ये शब्द एग्जैक्ट बोलते हैं कि 5 साल पुराना मैंने उसके, किसी को बोला कि हाँ आपके सिम पेपर मैंने पढ़ा, एसएसआईएम, या किसी का पीएस, अरे क्या वो पढ़ने में फालतू आइडिया था। अब उसको मैं नाम नहीं लूंगा, बट यार थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, बट वो हाँ। क्लियरली बोलते हैं कि हमें हमें पता है कि वहां पे आइडिया हमारा थोड़ा सा चूक रह गई थी। तो हम्म। ये हमेशा रहेगा कि आपको लगेगा कि काम खराब है, बट आपको अच्छे से उसको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। वही मैं बोल रहा था कि पहला तो आंखें और दिमाग खुली रखनी है जॉब्स के लिए, और इतना नहीं सोचना है कि ये जॉब मेरे लिए अच्छी है नहीं है। अप्लाई करो, एक्सपीरियंस लो। हम्म। अगर रिलेटेड जॉब है, अगर 10% भी मैच कर रहा है प्रोफाइल से, तो उसको अप्लाई करो। और ये भी नहीं देखना कि हमेशा, कभी कभी लोग देखते हैं ना कि सारे बेसिक क्वालिफिकेशन मेरे मैच होने चाहिए। इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता, ये कंपनी है, कोई गवर्नमेंट जॉब तो ऐसा है नहीं कि आपको एक एक चीज वो चेक करेंगे। कंपनी है, एक आध चीज आपके पास नहीं है, बट जो है वो बहुत अच्छे हैं, तो भी कंपनी और वो लेती है। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मैं अपना एग्जांपल बताऊं। मेरा जो रिक्रूटर अमेजोन का था, उसने अप्लाइड साइंटिस्ट रोल के लिए मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा। और हम्म। अप्लाइड साइंस में मशीन लर्निंग ज्यादा होना चाहिए तुम्हारे काम में। हम्म। क्योंकि मेरे काम में मशीन लर्निंग उस टाइम उतना ज्यादा नहीं था, आज से 4 साल पहले। तो उन्होंने तुरंत वहीं पे ऑफर ही बदल दिया कि भाई बंदा अच्छा है, काम मशीन लर्निंग नहीं है तो क्या हुआ, तो डेटा साइंटिस्ट में ले लेंगे। तो उन्होंने तुरंत डेटा हम्म। साइंटिस्ट ऑफर कर दिया। और हम्म। ऐसा कई बार होगा कि रिक्रूटर जब एक राउंड होगा ना, तो वो बंदे को लगेगा कि हाँ ये बंदा इस प्रोफाइल के लिए अच्छा है, इसको चेंज कर देता है। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं प्राइम वीडियो में आ रहा था, तो मेरे पूरे ऑर्ग में कोई रिसर्च साइंटिस्ट नहीं है, अकेला मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। सब या तो अप्लाइड साइंटिस्ट है, या वीडियो स्पेशलिस्ट है मेरे टीम में। हम्म। मेरे टीम में अकेला रिसर्च साइंटिस्ट नहीं आया था। उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि रिसर्च साइंटिस्ट तुम्हारा मैच करेगा, क्योंकि तुम्हारा पीएचडी पूरा इसी काम पे है, तो ये ज्यादा हम्म। मैच कर रहा है प्रोफाइल से। तो हम एक नया जॉब ओपनिंग कर देंगे तुम्हारे लिए। तो उन्होंने एक नया जॉब बना के मुझे लिया। तो जब हम्म। तुम्हारा काम अच्छा है ना, तो ये मत सोचो कि तुम्हारा 100% मैच कर रहे हो या नहीं। अप्लाई कर दो, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अपने काम को, सेकंड मैटर है कि अपने काम को एकदम ब्यूटीफुली प्रेजेंट करो, अच्छे से, हम्म। एक्साइटमेंट के साथ। ओवर एक्साइटमेंट नहीं। बहुत लोग ओवर, मैं रेगुलर इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो मुझे पता है कई बार लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो नहीं, एक्साइटमेंट रखो। क्रिटिसाइज अपने काम को मत करो इंटरव्यू के समय। अगर इंटरव्यूअर कुछ बोल रहा है कि हाँ ये काम ऐसा हो सकता था, उसको अच्छे से सोचो और तब जवाब दो। जरूरी नहीं है कि उसको तुम हाँ में हाँ बोल दो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बात को काटो। सोचो, अगर तुम्हें सही में लगता है कि इसमें ये चीज होने से अच्छा रहता, तो बिल्कुल उसको बोलो हाँ सही सही बोल रहे हैं, मैंने शॉर्ट स्पैन में काम किया था, बट हाँ ये अच्छा ये इंक्लूजन एक हो सकता है, ऐसा इम्प्रूवमेंट होगा। चांस था। हाँ, तो कभी भी, जैसे होता है ना कि कई बार लोग होते हैं कि एकदम सब में हाँ बोलते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। कई बार लगेगा कि क्यों नहीं तुमने किया, या तुमने ऑलरेडी किया था, इस पे रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, तो वो भी क्लियर बताओ कि हाँ भाई ये मैंने किया था। लेकिन बी वेरी पोलाइट, और डोंट बी, मतलब एकदम भी एक्स्ट्रा पोलाइट भी नहीं होना है, एक्स्ट्रा रूड भी होना है, एकदम बीच का मेंटेन रखना है। इसलिए मैंने बोला कि वो जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, उस पर काम करो। 10 लोगों दोस्तों के साथ बैठो, अपने काम को बताओ, और बोलो क्रिटिसाइज करें वो तुम्हें, और उनको हम्म। जवाब दो। बोर मत करो। 5 मिनट में अपने, कोशिश करो 5 मिनट में तुम कैसे अपने काम को समझा सकते हो, और हम्म। उससे थोड़ा फीडबैक लो, बात करो लोगों से काम पे। तो उससे तुम्हारा, और यही रीजन है जो तुम बोल रहे थे ना कि मैं आके सबको बताता था, ये मैं यही करता था। मैं सबको बोलता था, फिर देखता था लोगों का एक्सप्रेशन क्या है, क्या व्यूज है, उसको मैं सोच के अपने आप को रेडी कर रहा था इंटरव्यूज के लिए कि क्या आएगा। इसलिए तुम्हारे गूगल जाने के के टाइम पे बाद भी मैं सबको बिठा तुम्हारे बिठा लाइफ से जाने के बाद सेम काम मैं करता था। हाँ, तो ये और बहुत जरूरी लोग बोर होते थे, क्या पका रहा है सुबह सुबह आके।
ये बहुत जरूरी होता है कि तुम थोड़ा सा, लोग पकते तो है बट ये बहुत अच्छा रहता है कि तुम्हें हम्म। उससे हिम्मत बहुत मिलती है इंटरव्यू के टाइम में। उस समय तुम्हें लगेगा कि सब मॉक चल रहा है, ऐसा फील होगा। हम्म। कितनी बार तुमने उस बात को बोल दिया ना, तुमने अपना पीएचडी का काम, तुम सोचते हो कि मैं बस सब ओपन सेमिनार के लिए जाऊंगा या कोई डिसर्टेशन में जाऊंगा तभी बोलूंगा। अगर हम्म। तुम वो 2 या 3 टाइम भी तुम बात कर रहे हो अपने पीएचडी का, अपने पूरे पीएचडी में, अपने गाइड के डिस्कशन को बिल्कुल हटा दो। गाइड का हम्म। डिस्कशन इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स लाइक अ डिफरेंट हम्म। लेवल ऑफ रिलेशन। हम्म। तो अगर 2 ही 3 बार तुम इज्जत से अपने पीएचडी को समझा पा रहे हो, तो तुमने कुछ हम्म। समझा ही नहीं, तुम कंपनी में बोल ही नहीं पाओगे ठीक से। सही बात है। कोशिश करो हर महीने में 4 5 बार अपने पीएचडी को डिस्कस करो लोगों से। तब हम्म। जाके तुम्हारा वो इम्पैक्टफुल वर्जन बनेगा। धीरे धीरे अपने वर्जन को अपडेट करोगे तुम कि हाँ और ये इनफैक्ट वर्जन। अगर इस चीज की प्रैक्टिस ड्यूरिंग द पीएचडी या इन द बिगनिंग ऑफ पीएचडी कर रहे हो, शुरुआत से ही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं करेक्ट। तुम्हें ये भी पता चलेगा कि अपनी पीएचडी में तुम गलत क्या कर रहे हो। कलर भी क्या पता कर रहे हो तुम? चलेगा। बार बार जाओ, लोगों के पास बैठो कि मैं ये करने का सोच रहा हूँ, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा, क्या राय है हम्म। तुम्हारा? वहां से शुरू करो, उसके बाद उस पे ऐड ऑन करते करते, ये मैंने हम्म। एक्चुअली हमेशा फॉलो किया, क्योंकि मुझे मेरे पास गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था, तो मैं डिस्कस करता था। जो कि दूसरे फील्ड के भी लोग थे उससे भी डिस्कस कर लेता था कि ये कर रहा हूँ हम्म। और ये इंपॉर्टेंट। और मैं कोशिश करता था कि देखता हूँ मैं कितना समझा पाता हूँ। जैसे कोई मैकेनिकल का, जैसे मेरा रूममेट था हाँ सही बात है, फटी हाँ फिजिक्स हाँ। से, और जावेद फिजिक्स से था, तो उनसे मैं हम्म। डिस्कस करता था, वो समझ पाते थे मेरे काम को, तो मुझे खुशी होती थी कि भाई हाँ कुछ तो कर रहा हूँ ऐसा। हम्म। तो आज भी मैं कोशिश करता हूँ जब भी किसी से मिलूं तो अपने जो मैं कर रहा हूँ, जैसे तुषार से कभी बात किया, तुमसे बात किया, कभी भी कॉल करता हूँ, तो पहले ये समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। कर क्या रहा हूँ, हाँ सही बात कभी है। कभी मुझे लगता है, बुरा भी लगता है कि कहीं मैं समझा तो रहा हूँ लेकिन उनसे नहीं पूछ रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। बट मैं ऐसा नहीं कि उनको टाइम नहीं देता, लेकिन कई बार 90% लोग वो बताने में झिझकते हैं। सही बात है। वो झिझक तोड़ना है तुम्हें। सुनो, दूसरों का भी सुनो, लेकिन अपना भी समझाओ। तुम्हें वो प्राउड होना चाहिए तुम्हारे काम पे। अगर नहीं हो रहा तब हम्म। मुश्किल है। अगर तुम्हें खुद ही प्राउड नहीं है काम पे और तुम्हें जॉब चाहिए कंपनीज में, तो थोड़ा मुश्किल है उस हिसाब से। क्यों नहीं है हम्म। प्राउड तुम्हें अपने काम पे, ये बड़ा सवाल तुम्हें पहले जवाब देना है। अगर वो नहीं दे पा रहे हो तो बड़ी कंपनी वाले क्यों तुम्हें, मतलब वो ऐसी कंपनीज क्यों फिर तुम्हें लेंगे जब तुम खुद ही प्राउड नहीं कर पा रहे हो अपने काम, अपने बैकग्राउंड पे। तो यू हैव टू और प्राउड योर सेल्फ। एक, और और इसी इसी क्वेश्चन में एक सब क्वेश्चन है कि जैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के थोड़ा टेक्निकल पे जाते हैं, जो बेसिक्स हाँ, है, तो क्या इंटरव्यूज के दौरान बेसिक्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है या बहुत एडवांस एल्गोरिथम्स पे फोकस किया जाता है? डिपेंड करता है। अगर रिसर्च साइंस पोजीशन है, रिसर्च साइंस बहुत अनकॉमन पोजीशन होती है कोई भी इंडस्ट्री में, क्योंकि रिसर्च साइंस में तुम्हारा रिसर्च और तुम्हारा जॉब एकदम मैच होना चाहिए। और हम्म। ये लकीली मेरे साथ हो गया। लेकिन अगर रिसर्च साइंस पोजीशन है तो डीप में वो बंदा जाएगा, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन होगा कि तुमने उसी एरिया में पीएचडी किया है। तो और डीप में हम्म। जाके तुमसे पूछेगा, जो मेरे साथ एक राउंड हुआ, ऐसा हुआ। हम्म। लेकिन एक जनरल केस में तुम अप्लाइड साइंस या डेटा साइंस के लिए या किसी और साइंटिस्ट पोजीशन के लिए अप्लाई करोगे, तो वहां पे तुमसे जो पहला टारगेट होता है एकदम बेसिक मशीन लर्निंग पूछना। बेसिक, हाँ। हम हम्म। लोग, हमारे अमेजोन में उसका टर्म है साइंस ब्रेथ एंड डेप्थ, हम हम्म। उसको कहते हैं। तो हम हमारे में एक इंटरव्यूअर होगा जो ब्रेथ चेक करेगा कि तुम्हें अदर अदर जो मशीन लर्निंग के चीजें हैं, जैसे वही तुमने बोला राइट कि एक्टिवेशन फंक्शन का क्या यूज है। हाँ। कई बार पूछ लेगा कि भाई रैंडम फॉरेस्ट क्यों अच्छा है, ये अच्छा क्यों नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये हो गया हम्म। ब्रेथ। डेप्थ में तुम्हें एक सिनारियो बताया जाएगा कि भाई तुम्हें एक मॉडल बनाना है जो ये काम करे फर्स्ट। कौन सा मॉडल यूज करोगे बताओ, क्यों यूज हम्म। करोगे बताओ, फिर उसको कैसे अप्लाई करोगे, पूरा फ्रेमवर्क हम्म। बताओ। ज्यादातर राउंड्स जो मैं लेता हूँ इंटरव्यू में, मैं डेप्थ पे ही ज्यादातर हम्म। पसंद करता हूँ लेना। क्योंकि मेरा खुद का ही ब्रेथ अभी मैं कहूंगा उतना स्ट्रांग नहीं है जितना एक बंदा जो 8 9 साल उस पर काम कर रहा है उसका होगा। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ उसको। तो मैं हम्म। डेप्थ प्रेफर करता हूँ कि डेप्थ में जाके मैं पूछ सकता हूँ सवाल। तो हम्म। एमएल ब्रेथ डेप्थ दोनों पूछे जाते हैं, लेकिन एमएल ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बिना मतलब के तुमसे डीप लर्निंग या कुछ और पूछने लगे। पूछेंगे, हम्म। अगर तुमने ऑलरेडी बताया है कि तुमने काम किया है डीप लर्निंग पे तो पूछेंगे। लेकिन ऐसा एकदम इन डेप्थ डीप लर्निंग जानना जरूरी नहीं होता जितना तुम्हें मशीन लर्निंग का इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हम्म। अब ऐसा तो नहीं होगा कि अब कोई एग्जाम में या इंटरव्यू के दौरान पूछ देगा, चलो लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर अनलेस
वही मैंने बोला ना, जब ब्रेथ पे टेस्ट हाँ। होता है तो छोटे मोटे कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं कि भाई डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या को समझा के डिफरेंस एक है। बार बता दीजिए। हाँ, एकदम हम्म। सिंपली। और उसके, या एसवीएम क्यों कब अच्छा हो सकता है, रैंडम फॉरेस्ट कब अच्छा हो सकता है, ऐसे क्या कब मॉडर्न हो सकते हैं, सिचुएशंस तुम्हें खुद बनाने बोला जाएगा कि तुम बताओ हम्म। किस किस सिचुएशन में ये अच्छा होगा, किस किस सिचुएशन में ये अच्छा होगा। तो तुम्हें ओपन सोचना है ब्रेथ के बारे में, या मतलब बहुत सिंपल हर। ले लो, जो मैट्रिसेस होती हैं, जो परफॉर्मेंस मैट्रिसेस होती हैं, प्रिसीजन रिकॉल या हाँ, सेंसिटिविटी प्रिजन रिकॉल स्पेसिफिसिटी, तो मैं तो हमेशा, उसमें भी फंसा देते हैं कभी कभी कि बताओ कौन सा बढ़िया हर है। इंटरव्यू में, मैंने कम से कम कितने 50-60 इंटरव्यू लिए हैं, हर इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन होता है मेरा, प्रिसीजन रिकॉल। और मैंने देखा है 90% लोग जो सब पीएचडी करके आते हैं इस एरिया में, अब मैं, वो फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं हाँ। डायरेक्ट प्रिसीजन रिकॉल नहीं पूछता, मैं उसको हम्म। घुमा के पूछता और वो फंस जाते हैं उस क्वेश्चन में। मैंने देखा है ये हम्म। एकदम सिंपल है, सिंपल हम्म। क्वेश्चन मैं पूछता है प्रोबेबिलिटी का, वहां फंस जाते हैं। प्रोबेबिलिटी, अब तुम्हें अगर मशीन लर्निंग आ रहा है, रिग्रेशन समझ आ रहा है, प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आ रही, अब तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा, तो ये तो बहुत मुश्किल है मतलब उसको कर पाना। हम्म। तो ये बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ब्रेड्थ। और डेप्थ में जो तुमने पीएचडी किया है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए, वही मैंने और बोला कि उसको बेसिक अप्रिशिएट की करो, नॉलेज। बेसिक की बात जैसे यहाँ हम लोग कर रहे हैं राहुल, तो मुझे लगता है कि जब आप कोर्स वर्क के दौरान तो पढ़ते ही हैं, वो उस समय तो रेगुलर पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद ड्यूरिंग, मतलब व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, it takes years to build करेक्ट। that clear concepts in your mind, मतलब बहुत टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से ये सजेशन तुम्हारा भी होगा, मैं अपनी तरफ से ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि उसी दिन से आप अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर दें। आप ये, हम्म। मतलब वही जैसे तुमने बोला कि इंटरव्यू की जब थीसिस लिखेंगे तब करेंगे, तब देख लेंगे, नहीं हो पाएगा, तब तो बिल्कुल भी नहीं हो ना, पाएगा। नहीं, जिस हाँ। दिन से काम कर रहे हैं वहां उस समय से ही अपना फोकस शुरू कीजिए। हो फोकस सके, मैंने शुरू जैसे होना चाहिए हम हर लोगों ने चीज डिस्कस का। किया, राइट, इन। कि हम्म। वो चेंज होंगे, ड्रीम चेंज होगा या जो भी तुम्हारा एम है वो चेंज होगा, लेकिन फोकस रहना चाहिए कि तुम्हारा नॉलेज लेवल उस एरिया में सही होना चाहिए, तो तुम हाँ, खुद ही इनफैक्ट कुछ ना मान कुछ लो मान अचीव लो कर अगर लोगे। टीचिंग में भी जाना है तो वहां पे वो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाना है करेक्ट। डे वन करेक्ट। से, तो उस टाइम पे तो वो बेसिक ही आएंगे ना, फिर वापस बेसिक ही आएंगे। करेक्ट। और अगर तुम किसी गवर्नमेंट में गए और कोई वहां पे ऐसे इंटरव्यूअर्स मिल गए जो आईआईटी से हैं, तो बैंड बजा देंगे फिर तो। आजकल मैंने एक ट्रेंड ये भी देखा है कि जो कि थोड़ा सा मुझे गलत लगता है, बट ये ट्रेंड है कि जो पीएचडी में आते हैं, पिछले पीएचडी का एक काम होता है मशीन लर्निंग पे, उस काम को उठा लेते हैं और उसको बस रीट्रेन करते हैं और पेपर पब्लिश कर देते हैं और समझते हैं हो गया पीएचडी। लेकिन आप हम्म। उस चीज को समझे ही नहीं, उस स्ट्रगल को समझे ही नहीं जो पहले बंदे ने उस बनाया है मॉडल, उसने क्या हम्म। स्ट्रगल किया। मैंने एक काम कर दिया लैब में, अब उस काम को लेके आप काम कर रहे हो, तो आपने वो स्ट्रगल को समझा ही नहीं कि उस काम समझा को ही नहीं। इनिशिएट करने में कितना टाइम लगा। अगर वो आप नहीं कर रहे तो आप कभी अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे काम को। ऐसा बहुत केस होता है मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में कि वो हम्म। आएंगे और बोलेंगे कि मैंने ये काम आगे बढ़ाया, तो मैंने पूछा कि भाई इसका फर्स्ट वर्जन किसने बनाया था, मतलब वो हमारे सीनियर्स ने लैब में बनाया था, और उस बारे में उनको कुछ आइडिया नहीं कि कुछ क्यों आइडिया ही बनाया था, नहीं। क्यों वो मॉडल चुना। उस चीज को आप डॉक्यूमेंट नहीं करते। प्लस मैंने ये भी देखा कि लोग अपने काम को ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं करते, कि आपने अब कहाँ करके छोड़ा है उसको ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो हम्म। आपने आगे वाले को भी नहीं समझ में आएगा। तो सही इस चीज बात। को भी ध्यान रखें कि पिछला, क्योंकि जब आप जाते हैं ना तो हो सकता है एक आध साल वो बंदा जो जिसने उस पर काम किया वो रहे उसी लैब में, तो उससे पूरा हम्म। नॉलेज लीजिए कि पूरा क्यों किया नॉलेज। उसने ये काम, उसके हम्म। बाद आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि गाइड ने बोल दिया कि अब इसको पेपर लिखना शुरू कर दो, तुमने फटाफट मॉडल चेंज किया, पेपर लिखना शुरू कर दिया, और वो भूल गए कि क्यों किया था फर्स्ट टाइम, क्यों किया था। उसका एम क्या है। हो सकता है एम ही हम्म। बदल गया हो सकता है पूरा पूरा थोड़ा पाइपलाइन ही चेंज करना पड़े उस कोड में। हम्म। ये हम्म। चीजें थोड़ा सा कभी कभी मैटर करती है। बहुत ही, मैं तो बोलूंगा, अभी तो मैं थोड़ा स्पीचलेस हो रहा हूँ, काफी टाइम के बाद बात की, बहुत ही गजब का, बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रहा यार। और हमने बहुत पुराने किस्से, कुछ तो हम्म। हम अभी यहाँ नहीं बता सकते लेकिन बहुत बढ़िया हाँ, किस्से हमने याद किए। इनफैक्ट हमने बहुत ही बढ़िया जिंदगी जी थी वहां पे 5 साल। इनफैक्ट जब जब तक हम लोग मेन कैंपस शिफ्ट नहीं हुए थे, तब तक तो अलग ही आनंद करेक्ट। चल रहा था। करेक्ट, वहां पे हाँ, ज्यादा मजा आता था जो भाई के टेम्पररी साथ कैंपस में, मैं भाई के कभी भी। साथ बाइक पे चले जाते थे रोज शाम को। तो और आई आई होप कि जो भी व्यूअर्स ये तुम्हारा, जिन्होंने तुम्हारी कहानी सुनी, जो जो भी तुमने एडवाइसेस दिए, जिस जो अगर उसको, उनके सामने ही एक एग्जांपल है
जिसने फॉलो किया, गुरुजी माना कि भाई एक गुरुजी तो हमारे गुरुजी थे, सुपरवाइजर जिन्होंने मेरी थीसिस में साइन करना था। लेकिन एक गुरुजी और थे हमारे, मेरे इनफैक्ट कई गुरुजी थे जिनको मैंने गुरु माना था। उनमें से मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा हिस्सा गुरुजी वाला राहुल का ही है। तो मेरी जो भी अचीवमेंट है पर्सनली, मैंने अभी जो मैं कर रहा हूँ, जहाँ भी जॉब कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि रोल तुम्हारा भी है। तो आई होप कि वैसे तुम और भी लोगों के गुरुजी बनो, तुमसे लोग सीखे, तुमसे लोग इंस्पायर हो। इसीलिए मैंने ये आज डिस्कशन काफी टाइम से मेरे दिमाग में था और ये आज डिस्कशन अरेंज किया था। सो अगेन, थैंक यू राहुल, टाइम देने के लिए। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स, सो करेक्ट। टाइम टू रैप अप। थैंक यू बुलाने के लिए मुझे, और सब कुछ मतलब बढ़िया सेशन रहा हमारा। और दूसरी बात की, ये जो मदद करने वाली है, राइट, तो वो एक कल्चर होना चाहिए मुझे लगता है ऐसा लैब में, जो थोड़ा सा कुछ कुछ लैब्स में होता है, कुछ में नहीं होता। मतलब वो एक रिसर्च लैब में ऐसे कल्चर होने चाहिए। अभी भी मैं कोशिश करता हूँ हम लोग मेंटेन रखें ये कल्चर यहाँ। लकीली मेरा जो टीम है, मेरी जो टीम है यहाँ सियाटल में, और हमारा सियाटल, इंडिया, कनाडा एंड फ्रांस, और ऐसे ओवरऑल टीम है हमारा। तो अपन कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते 1 घंटे तो जरूर एक कॉमन टाइम पे मिले सब लोग ऑनलाइन, और सियाटल में हम लोग एक ही साथ बैठते हैं, तो उससे बहुत फायदा होता है। सेम टाइप टाइप ऑफ कल्चर जो हमारा था, वो हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ भी ऐसा मेंटेन करें कि डिस्कशन ओपन हो, चीजें डिस्कस हो। बस बट उस लेवल का कोलैबोरेशन नहीं हो पाता जैसा हम वहाँ करते थे, बट फिर भी एक अच्छा अच्छा माहौल बन जाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है किसी भी रिसर्च के काम में, साइंस के काम में, कि ऐसा कोलैबोरेशन हो। और बाकी बाकी अच्छा है, मतलब जितना आप सिखाए। आप कभी कभी लोगों को लगता है कि क्यों मैं बताऊं इतनी चीजें, इतना में मैं अपना काम कर लूंगा इतने टाइम में। लेकिन जब आप बोलते हो ना, वही वही बताया ना कि आप एक्चुअली अप्रिशिएट करते हो अपने आप को, और वो आपको आगे चल के हेल्प करता है। जितना आप सिखाओगे उतना वो आपको हेल्प करेगा आगे चल के। अच्छा है, प्लस तुम्हारे दोस्त भी बनते हैं उससे, तो ये भी बहुत बड़ी हाँ बात सही बात है। देखो मैं एक बन गया तुम्हारा। है। करेक्ट। चलो फिर ठीक है राहुल, थैंक यू। टेक थैंक यू केयर। आदित्य। बाय। ओके, बाय बाय।